Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I'm Gauri Jadon, economics educator. Students, आज हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारा चैप्टर रिवीजन. पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है. पार्ट 2 में ये वाला जो चैप्टर है दैट इज एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे हम लोग ये भी देख रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन, ग्रोथ कैसे है और साथ में अदर इश्यूज जो हमारा चैप्टर है इसका पार्ट 1 आ चुका है. पार्ट 2 डिस्कस करेंगे. आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. तो इसको शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. वी टॉक अबाउट सीबीएसई. We cover classes from kindergarten to class 12th and we also have a हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक. वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं दैट इज एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. तो आपको बिल्कुल बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर. एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक स्टूडेंट्स. उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हो. तो जल्दी से आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, जल्दी से फिनिश करते हैं वाला पार्ट भी ताकि तुम लोग अच्छे से रिवीजन कर पाओ अपने एग्जाम्स के लिए. फाइन. तो हम सीख रहे थे भाई एम्प्लॉयमेंट क्या है. एम्प्लॉयमेंट से पहले हमने सीखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैजुअलाइजेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलर सैलरी वर्कर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेबर फोर्स, वर्क फोर्स. ये सारी चीज़ें हम पढ़ के आ चुके हैं. तो अगर वो मिस कर दिया तो आप जाके देख सकते हो. अब हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा इनफॉर्मलाइजेशन के बारे में जो कि मेरे चैप्टर के नाम में गिवन है. इनफॉर्मल और फॉर्मल के बीच में क्या अंतर होता है. हम बोलते हैं ना फॉर्मल मतलब फुल ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर, और इनफॉर्मल की हाँ ठीक है चल जाएगा. दैट्स हाउ वी डिस्क्राइब इट, राइट. सो सिंस इंडिपेंडेंस इंडियन प्लानिंग फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग बेटर जॉब्स टू द पीपल इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर लिविंग स्टैंडर्ड. मैं हमेशा से बोलती हूँ कि भाई पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन पैसा बहुत कुछ है. एंड क्लियरली अगर आप बेटर इनकम अर्न करोगे, अच्छी जगह काम करोगे तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने आप इंप्रूव होगा. So even after giving surplus job opportunities, more than 50% of the Indian workforce is still dependent on agriculture to earn their livelihood. तो ये तो सबसे बड़ा सरदर्द हमारा बन गया है. इससे पहले वाले जो पार्ट 1 में था मैंने क्लियरली आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है सर्विस सेक्टर. लेकिन सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड कहाँ पे हैं, प्राइमरी सेक्टर में. अब क्योंकि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हो रहा है तो ग्रोथ इसकी हो रही है, लेकिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं रही. तो जो हमारी जो ग्रोथ हो भी रही है हम इसको क्या बोलते हैं, जॉबलेस ग्रोथ. ऐसी ग्रोथ जहाँ पे जीडीपी तो बहुत अच्छे से बढ़ रहा है लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा, बिकॉज कहीं ना कहीं लोग अभी भी प्राइमरी सेक्टर पे निर्भर हैं, एग्रीकल्चर में ही ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट्स. क्लियरली आप ऐसी जगह काम कर रहे हो जहाँ पे शायद सिर्फ 2 लोग का काम है लेकिन 50 लोग काम करें बिकॉज पॉपुलेशन ज़्यादा है. तो आप एम्प्लॉयड तो हो लेकिन एम्प्लॉयड नहीं भी हो बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग व्हाट यू डिजर्व, और उतना आपको ना पे मिल रहा है ना वर्किंग कंडीशंस मिल रही है, बिकॉज आपको एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है इन फ्रंट ऑफ द सिचुएशन. क्लियर, ठीक है, समझे इस चीज़ को. सो पीपल टेंड टू इंक्लाइन टूवर्ड्स एग्रीकल्चर सेक्टर बिकॉज ऑफ द मेनी रीजन सच एज deterioration of employment quality like not getting proper gratuity, pension, maternity benefits and low salaries etc. इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये हम बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में फिर भी लोग इसलिए आ जाते हैं बिकॉज उनकी मजबूरी रहती है, उनको लगता है कि वो और किसी सेक्टर में जा नहीं सकते तो एग्रीकल्चर ही बचता है. So what is the meaning of informalization? Important है. It refers to the situation where the workforce in the informal sector increased to the total workforce of the country. Workforce और labor force के बीच में अंतर आप सभी को पता है. जो लेबर फोर्स होता है बेसिकली उसमें 2 कैटेगरीज हमारे पास होती हैं, जो इंसान एम्प्लॉयड रहता है प्लस जो काम ढूंढ रहा है उसको भी हम ऐड करते हैं यानी अनएम्प्लॉयड. आप बोलो कि मैम ये टोटल पॉपुलेशन ही तो है. देखो टोटल पॉपुलेशन में वो लोग भी आते हैं जिनको कुछ काम नहीं करना, इनवॉलंटरी है, वो लोग भी आते हैं जो हैंडीकैप्स हैं जो काम नहीं कर सकते, वो लोग भी आते हैं जो चिल्ड्रन है, वो लोग भी आते हैं जो ओल्ड एज है. तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं. दैट इज़ वाई जब हम लोग लेबर फोर्स की बात करते हैं तो एक होता है हमारे पास एम्प्लॉयड पीपल और एक होता है हमारे पास अनएम्प्लॉयड. अनएम्प्लॉयड का मतलब होता है कि जो लोग काम ढूंढ रहे हैं अभी, ठीक है, दोज हु आर लुकिंग फॉर जॉब्स. क्लियर. वहीं पर जब हम लोग बात करते हैं वर्क फोर्स की तो वर्क फोर्स में हमारे पास क्या आते हैं, ओनली एम्प्लॉयड. क्या आता है हमारे पास, ओनली एम्प्लॉयड. क्लियर, समझ आया. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले आप लोग, उसका ले लो पहले आप स्क्रीनशॉट, क्योंकि हो सकता है कि आपने लास्ट वाला सेशन ना देखा हो. सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फर्स्ट. Done? So what is the meaning of informalization, students? It refers to the situation where the workforce in the informal sector increases.
So according to the composition of the workforce in India, it has been divided into two categories, formal or organized sector, informal या unorganized sector. So the formal sector consists of jobs that have specific working hours and fixed wages, whereas the informal sector is where the workers or the employees do not have fixed working hours and wages. तो formal sector यानी जहाँ पे आपके fixed rules and regulations हैं, आपको fixed salaries मिल रही है, fixed wages मिल रहे हैं और आपके fixed working hours हैं. लेकिन अनऑर्गेनाइज या इनफॉर्मल जॉब वो होती है जहाँ पे आपका ना सैलरी पक्का है और ना आपके वर्किंग आवर्स पक्के हैं. ठीक है, यहाँ पे इसका डिफरेंस गिवन है. इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या रहता है, जब वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में इंक्रीज हो जाता है. अभी हम समझेंगे इनफॉर्मल फॉर्मल सेक्टर डिटेल में. इनफॉर्मल सेक्टर यानी जहाँ पे वर्किंग आवर्स तय नहीं है और आपको सैलरी या वेजेस भी एकदम करेक्ट नहीं मिल रही हैं. ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट. समझे इस चीज को कि नहीं समझे? डन. तो अगर मैं बोल रही स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मल सेक्टर है, फॉर्मल सेक्टर में आपके पास फिक्स्ड वर्किंग आवर्स हैं, बस वेजेस या मैं कंपनसेशन लिख देती हूँ. वहीं पे जो मेरा इनफॉर्मल सेक्टर है वहाँ पे है मेरे पास नॉट फिक्स्ड आवर्स प्लस कंपनसेशन. अब लो स्क्रीनशॉट, जल्दी से खटाक से फटाक से स्क्रीनशॉट लेना है और बिल्कुल भी लेट नहीं करना है कुछ भी. अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मल सेक्टर, जिसको हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर भी बोलते हैं. सो ऑल द पब्लिक, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मैं सबसे पहले लिख रही हूँ यहाँ पे फॉर्मल. एक तो मेरे पास क्या था, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स. वेट, हाँ इसको मैं यहाँ ही लिख देती हूँ ताकि तुम लोग को कंफ्यूजन ना हो. सबसे पहले हमारे पास यहाँ फिक्स्ड सॉरी फॉर्मल और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनफॉर्मल. ठीक है, ये है हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड, ये आ जाएगा अनऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, इससे पहले हमने जाना यहाँ पे क्या रहते हैं, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स प्लस कंपनसेशन. यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट फिक्स्ड आवर्स प्लस कंपनसेशन. कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं. अब जब हम फॉर्मल सेक्टर की बात करते हैं, जितनी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं प्लस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस दोनों आते हैं, जहाँ पे जो एम्प्लॉय है या तो 10 एम्प्लॉयज़ हैं या उससे ज़्यादा अगर आपके एम्प्लॉयज़ हैं इस कैटेगरी में आते हैं, तो वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है. कि क्या होता है, इट इंक्लूड्स फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी इसमें दोनों सेक्टर्स आते हैं, मिनिमम 10 और मोर वर्कर्स. एम्प्लॉयड, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाता है, फॉर्मल सेक्टर में आ जाता है. क्लियरली
समझ आया? तो कोई भी पब्लिक या प्राइवेट एंटरप्राइज हो, अगर वहाँ पे 10 से ज़्यादा लोग आपकी कंपनी में काम कर रहे हो तो आप एक फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हो। So the formal or the organized sector consists of all the companies or the enterprises where the employees have regular and the guaranteed work and wages। यानी आपके पास काम है, आपको पता है और आपको उसके लिए रेगुलर वेजेस भी मिल रही हैं। वहीं पर द फॉर्मल सेक्टर हैज सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड वर्क बाय द फॉलोइंग फॉर्मल प्रोसीजर्स। आपको, क्योंकि फॉर्मल का मतलब ही है कि प्रॉपर, यानी आपको जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंगली काम करना ही पड़ेगा। In India, the employees of the central and the state government, banks, railways and so can be called as organized sector। तो जो भी किसी भी कंपनी में अगर 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, उनके पास एक प्रॉपर काम है, उनको सैलरीज मिल रही है, तो क्लियरली हम बोल सकते हैं कि वो एक फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। डन। नेक्स्ट, the workers are provided with the right to form a trade union in order to protect their rights and interests। अब बात आती है that what is the meaning of trade union। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो एक एम्प्लॉयर्स होते हैं, एक होते हैं एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉइज ताकि उनके साथ कुछ गलत ना हो, ताकि उनके पास भी एक पावर रहे, ताकि वो अपोज कर पाए अपने अथॉरिटीज़ का, तो वो एक यूनियन फॉर्म करते हैं। यूनियन मतलब एक कमिटी टाइप का। सो ट्रेड यूनियन क्या होता है, जैसे कि आपने देखा हो कई बार हड़ताल हो जाती है, अगर कि हमारी मांगे पूरी करो, हमें सैलरी मिलनी चाहिए, हमें राइट्स मिलने चाहिए, हमारी सेफ्टी के लिए भी काम होना चाहिए। तो ये क्या होता है कि जब कोई एक इंसान लड़ता है किसी अथॉरिटी से तो पॉसिबल नहीं है जीतना, लेकिन जब एक पूरा ग्रुप मिलकर लड़ता है, एक संगठन मिलकर लड़ता है, तो आपको पता है कि चीज़ें बदल सकती हैं। सो दैट इज़ वाई ट्रेड यूनियन फॉर्म होता है, ताकि जो सीनियर्स है, जो टॉप मैनेजमेंट है, वो लोअर मैनेजमेंट का एक्सप्लॉइटेशन ना करे और अपने राइट्स के लिए वो लड़ पाए, इसलिए ट्रेड यूनियन फॉर्म होता है। ट्रेड यूनियन तभी फॉर्म हो सकता है जब वो एक फॉर्मल सेक्टर हो। ठीक है, समझे इस चीज को? So the workers of a formal sector enjoy social security benefits and more than the workers of an informal sector, and regardless of having so many benefits, it constitutes only 6% of the total workforce। अगर मतलब 6% लोग सिर्फ काम करते हैं एक तरीके से फॉर्मल सेक्टर में, अधिकतर लोग 94% वाले में काम करते हैं, दैट इज योर इनफॉर्मल सेक्टर। तो ये क्या है हमारे पास, फॉर्मल सेक्टर। तो कितना कम परसेंटेज है, एंड द वर्कर्स हु आर वर्किंग इन दिस सेक्टर आर नोन एज फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। क्लियर, समझा? तो आप ट्रेड यूनियन बना सकते हो, आपको सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं, सिक्योरिटी मिलती है, काम मिलता है, सैलरी मिलती है, बेटर स्टेटस मिलता है। 10 लोग से ज़्यादा वाले ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो तो आप एक ऑर्गेनाइज वर्कर हो, आप एक फॉर्मल सेक्टर के वर्कर हो। कितनी बात क्लियर हो गई? अगर हम बात करें टोटल वर्कफोर्स में से तो सिर्फ 6% हैं जो फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम 94% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। क्या इतनी बात हमें क्लियर हो गई? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। डन। नेक्स्ट है हमारे पास इनफॉर्मल सेक्टर, जिसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बोलते हैं। तो क्लियरली पब्लिक सेक्टर में तो 10 से कम लोग तो होते ही नहीं, उससे ज़्यादा ही रहते हैं, इसलिए मिनिमम हम बोल सकते हैं यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ही आता है अधिकतर। यहाँ पे आपको कैजुअल वर्कर्स ज़्यादा मिलेंगे, यहाँ पे आपको सोशल बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको ट्रेड यूनियन फॉर्म करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है? So all the private enterprises that hire less than 10 employees come under the informal or the unorganized sector. The unorganized sector consists of activities that focus on the primary production of goods and services and the generation of employment and income on the small scale basis. People who work as rag pickers, money lenders, brokers, etc. ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, बिकॉज जो ब्रोकर वगैरह भी डिपेंड करता है ना, कितने हमारे पास लोग आए, कितना कमीशन आया। तो ये कैजुअल वर्कर ही तो है, बिकॉज आपके पास कोई एक ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, आप काम कर रहे हो, किसी दिन ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, किसी दिन कम भी हो सकता है, एक रेगुलर सैलरी वर्कर की तरह तो काम नहीं कर रहे आप, राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। इसलिए पब्लिक सेक्टर नहीं आता कि पब्लिक सेक्टर में अधिकतर सब अच्छी, इसलिए तो सब गवर्नमेंट जॉब में तैयारी करना चाह रहे हैं, राइट? सो इन दिस सेक्टर देयर इज नो गारंटी ऑफ फिक्स्ड जॉब और वेजेस और नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। ऐसा कुछ भी फिक्स्ड नहीं रहता। ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ कमाई नहीं होती, इसमें बहुत कमाई भी होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन से सेक्टर में इन्वॉल्व हो, कौन सी जॉब में इन्वॉल्व हो।
नेक्स्ट है हमारे पास द वर्कर्स इन दिस सेक्टर डोंट हैव एनी सच रूल्स एंड रेगुलेशंस एज दे यूज आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज. दिस सेक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स अराउंड 94% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्कफोर्स एंड द वर्कर्स वर्किंग इन द फॉर्मल और द ऑर्गेनाइज सेक्टर आर नोन, सॉरी यहाँ पे इनफॉर्मल आएगा, इनफॉर्मल सेक्टर इज नोन एज इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स. क्लियर? तो आपको समझना है ये वाले पोर्शन में कि यहाँ की अगर हम बात करते हैं 6% ऑफ वर्कफोर्स, यहाँ पे है 94% ऑफ वर्कफोर्स. क्लियर? नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट. जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. तो देखो, जब हम लोग फॉर्मल सेक्टर की बात कर रहे थे, मैंने उसमें आपको क्लियरली बताया यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स है और आपको कंपनसेशन तो मिलता ही मिलता है, गारंटी है कि मिलेगा. लेकिन जब हम लोग बात करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर की, यहाँ पे फिक्स्ड वर्किंग आवर्स भी नहीं और कंपनसेशन का भी कुछ अता पता रहता नहीं, डिपेंड करता है. हो सकता है बहुत अच्छी आपको कैजुअल वर्क मिला हो तो बहुत अच्छा पे मिले, कई बार नहीं भी मिलता, तो यहाँ पे कुछ फिक्स्ड नहीं रहता. यहाँ पे आपको पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही मिलेंगे, लेकिन इनफॉर्मल में सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर मिलेगा आपको. ठीक है? जब हम लोग बात करते हैं फॉर्मल सेक्टर की, उसका मतलब ही है या 10 मिनिमम या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में है तो आप एक और फॉर्मल सेक्टर है. वहीं पर अगर वो कंडीशन पूरी नहीं होती, लेस देन 10 है, तो आप एक इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हो. नेक्स्ट, ये जो हमारा फॉर्मल सेक्टर होता है वो बिल्कुल ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, उनको पूरा राइट है और सोशल बेनिफिट्स भी इनको मिलते हैं. लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर को ना सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं और ना ही उनको ट्रेड यूनियन बनाने का मौका मिलता है. क्लियर? तो यहाँ पे 94% ऑफ द वर्कफोर्स इन्वॉल्व है और यहाँ पे सिर्फ 6% ऑफ द वर्कफोर्स इन्वॉल्व है. यानी मैक्सिमम लोग कौन से सेक्टर में काम करते हैं? दे आर वर्किंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर. Right? Everyone is preparing for the government job then. Yes. Take a screenshot fast, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं. Done? चलो, समझ गए? The employment opportunities in this sector depend on the market conditions. When there is a favorable market condition, तो एम्प्लॉयज़ को काम मिल जाता है, अदरवाइज नहीं भी मिलता, बिकॉज यहाँ पे श्योरिटी नहीं है ना. सैड. तो आई थिंक ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, तो मैं क्विकली रीड कर देती हूँ दोनों के बीच का डिफरेंस. मीनिंग के बेसिस पे देखेंगे. द फॉर्मल सेक्टर कंप्रोमाइजेस बिजनेसेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट आर अंडर द सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट. बिकॉज यहाँ पे क्लियरली गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहता है. एक फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हो, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन है. लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट का कोई रूल्स एंड रेगुलेशन अलग से नहीं है. द इनफॉर्मल सेक्टर कंसिस्ट ऑफ द वर्कर्स एंड द एंटरप्राइजेस दैट डू नॉट कम अंडर द रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट. क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के केस में फॉर्मल सेक्टर को हमेशा सोशल सिक्योरिटी मिलती है, इसलिए हम अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं, गवर्नमेंट में काम करना चाहते हैं, बिकॉज सैलरी के अलावा और भी बेनिफिट्स मिलते हैं आपको. पेंशन का भी है, ग्रेट्युटी का भी है, मेडिकल बेनिफिट्स भी है, बहुत सारी चीज़ें आपको ऑफर करी जाती हैं. इसलिए लोग फॉर्मल सेक्टर में लोग काम करना ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ 6% ही है. Right? So the employees working in this sector are entitled to social security benefits, whereas in informal sector students यहाँ पे clearly ऐसे कोई भी benefits देखने को नहीं मिलते हैं. Unlike the formal sector, the employees in this sector are not entitled to social security benefits. यहाँ पे कोई भी as such social security के benefits नहीं मिल रहे हैं. ठीक है? Next है हमारे पास salary and wage. So the pay scale of the formal sector is usually high because क्लियरली यहाँ पे आपके पास फिक्स सैलरी है. यूजुअली बोला है, हर बार नहीं बोला है, यूजुअली बोला है कि अधिकतर केसेस में आपको फॉर्मल सेक्टर में बेटर सैलरी मिलेगी, बेटर वर्किंग कंडीशंस मिलेंगे. लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में स्टूडेंट्स यहाँ पे कंपैरेटिवली लो पेइंग जॉब आपको देखने को मिलती है. नेक्स्ट है हमारे पास द एम्प्लॉयज इन दिस सेक्टर enjoy job security and the safe working hours. सिक्योरिटी के बेसिस पर अगर हम डिफाइन करते हैं, वहीं पे इनफॉर्मल सेक्टर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है. नो सच जॉब सिक्योरिटी और फिक्स आवर्स आर अवेलेबल टू द एम्प्लॉयज इन दिस सेक्टर. क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टैक्स बेनिफिट्स. फॉर्मल सेक्टर, so the enterprises in this sector are licensed and are liable to pay taxes to the government. अगर आप एक फॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉय हो, फॉर्मल सेक्टर की कोई कंपनी हो, तो आपको टैक्सेस तो डेफिनेटली पे करने ही पड़ेंगे, आप इससे बच नहीं सकते.
वहीं पे जो हमारे पास इनफॉर्मल सेक्टर आता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, द एंटरप्राइजेस इन दिस सेक्टर आर नॉट लाइबल टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। यहाँ पे एंटरप्राइज ऐसा कोई, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में काम नहीं कर रहा है तो ऐसा कुछ गवर्नमेंट को टैक्स देने वाला बात नहीं होता। इंडिविजुअल बेसिस पे हो सकता है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। समझे इस चीज को? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सबसे पहले सब। डन? ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ओके, नेक्स्ट अगर एम्प्लॉय की बेसिस पे देखें, ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस दैट एम्प्लॉय मोर देन 10 पीपल एज वर्कर्स आर कंसीडर्ड टू फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। वेरेज जब हम बात करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर की, क्लियरली ऑल द एंटरप्राइजेस दैट एम्प्लॉय लेस देन 10 पीपल आर कंसीडर्ड टू फॉल अंडर द इनफॉर्मल सेक्टर। अगर 10 लोग से कम है तो इनफॉर्मल सेक्टर में आएंगे, 10 लोग से ज्यादा है तो फॉर्मल सेक्टर में आएंगे, 10 या मोर देन 10। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रेड यूनियन की, द वर्कर्स इन द फॉर्मल सेक्टर हैव अ राइट टू फॉर्म अ ट्रेड यूनियन, लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा कोई भी राइट नहीं है, जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट। तो स्टूडेंट समझ गए ना, जो भी हमारे पास एक फॉर्मल सेक्टर रहता है तो हमारे पास ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है, वी कैन मेक आवर ओन ट्रेड यूनियन, प्लस बेटर हमें सोशल बेनिफिट्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन याद रखना कि फॉर्मल सेक्टर हमारे पास सिर्फ 6% का है, 94% सेक्टर हमारा इनफॉर्मल सेक्टर में आता है, जहाँ पे ये सारे बेनिफिट्स नहीं मिलते, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वर्क्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। क्लियर? शैल वी मूव ऑन देन? चलो। Now, distribution of workforce in formal and informal sectors. So, as a country's economy grow, it is essential that more and more workers become formal sector workers and the percentage of workers engaged in the informal sector should decrease. तो जैसे कि अभी हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जॉबलेस इकोनॉमी की, कि आपके इकोनॉमी में क्या हो रहा है, आप ग्रो तो कर रहे हो एज इंडिविजुअल, यू आर ग्रोइंग एज एन इंडिविजुअल, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज़ हम लैक कर रहे हैं वो है एक तरीके से कि इनफॉर्मल सेक्टर में हमारा जो इंगेजमेंट है वो कम नहीं हो रहा। मतलब फॉर्मल सेक्टर में एक जो जॉब सिक्योरिटी जो लोगों को मिलनी चाहिए वो उनको अभी भी नहीं मिल रही है। एंड किसी भी इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही बुरी बात यही है कि उनको जॉब्स ना मिलना। इंडिया भी कहीं ना कहीं जॉबलेस ग्रोथ से आज के टाइम पे स्टूडेंट्स अगर हम कंपेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, एंड वी ऑलरेडी नो अबाउट इट, राइट? ये हो गया पॉइंट। बट इंडिया सिचुएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर इज डिस्करेजिंग, जो मैंने अभी आपको पूरा सिनेरियो समझाया। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो डेटा है 2011 एंड 12 का डेटा यहाँ पे गिवन है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर की अगर बात करें, मेल फॉर्मल सेक्टर में 24 हैं, फीमेल सिर्फ 6 हैं, टोटल 30। इनफॉर्मल सेक्टर में 310 एंड 133 हमारे फीमेल्स काम करते हैं, एंड 443 अगर हम बात करें टोटल हो जाता है। तो क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि ऑफकोर्स दोनों सिनेरियोज में, चाहे वो फॉर्मल सेक्टर हो चाहे वो इनफॉर्मल सेक्टर हो, मेल्स ज़्यादा वर्क कर रहे हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स विद द रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शन। लेकिन हाँ, अगर हम कंपेयर करते हैं तो इनफॉर्मल सेक्टर में लोग ज़्यादा काम करते हैं। क्लियरली हमने स्टैटिस्टिक्स देखा भी उसका कि अराउंड 94% लोग कहाँ काम करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, एंड अराउंड 6% पीपल वर्क इन द फॉर्मल सेक्टर। क्लियर? कई चीज़ हमें समझ आ गई? चलो। Now, although the formal sector has much more benefits and security as compared to the informal sector, people in India tend to rely more on the informal sector to earn their livelihood. तो आई थिंक ये तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। एंड आउट ऑफ द टोटल एम्प्लॉयड पॉपुलेशन इन द फॉर्मल सेक्टर देर अराउंड 24 मिलियन, दैट इज 80% मेल्स एंड ओनली 20% फीमेल्स। तो आप ये ऐसा, अब देखो ये जो पूरा डेटा है इसको कैसे याद रखना है। अब क्योंकि आपको मुझे ये पता है कि हम लोग 473 मिलियन 20 मिलियन ये सब इतना याद रखना पॉसिबल नहीं है। आप ऐसे करो बाइफरकेट कि जो भी अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो हमारे पास एक फॉर्मल सेक्टर है और एक मेरे पास इनफॉर्मल सेक्टर है। फॉर्मल सेक्टर है मेरे पास कितने आ रहे हैं, 6%, ठीक है, और ये मेरे पास है 94%, जिसमें से भी अगर हम लोग मेल फीमेल्स का रेशो देखते हैं तो 80% लोग हमारे पास कौन से हैं, मेल हैं, एंड अराउंड 20% हमारे पास फीमेल्स हैं। कुछ इस तरीके से अपने चार्ट अपने कॉपी में बनाने, तो आपको हमेशा आंसर्स लिखने में भी पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि एकदम जो न्यूमेरिकल डेटा है उसको हम लोग ऐसे याद नहीं कर सकते। सो इट्स बेटर फॉर अस दैट वी विल मेक आवर ओन फ्लो चार्ट,
राइट, ये चीज क्लियर हो गई। वाइल इन द इनफॉर्मल सेक्टर द टोटल वर्किंग पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 70% ऑफ द मेल, वहीं पे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मेल और फीमेल के बाइफर्केशन में, तो यहाँ पे 70% मेल्स काम करते हैं, 30% फीमेल्स काम करते हैं। तो अगर हम बात करें मेजॉरिटी वाले बेसिस में, तो कहीं ना कहीं फीमेल ज़्यादा काम करती है इन द इनफॉर्मल सेक्टर एज कम्पेयर टू द फॉर्मल सेक्टर। एंड दोनों सिनेरियोज में अगर हम टोटल पॉपुलेशन में से कैलकुलेट करते हैं तो दोनों सिनेरियो में आप देख सकते हो कि मेल्स ज़्यादा हैं। एंड फॉर्मल सेक्टर का बाइफर्केशन 80-20 का चल रहा है और यहाँ पे चल रहा है 70-30 का। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। होपफुली आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट नहीं होगा। यू विल हैव टू मेक योर ओन नोट्स लाइक दिस, है ना। वैसे तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो भी मैं आपको पैराग्राफ समझा रही हूँ साइमल्टेनियसली आई एम मेकिंग अ फ्लो चार्ट फॉर ऑल ऑफ यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट नाइसली, बट यू विल ऑल्सो हैव टू मेक इट ऑन योर ओन। क्लियर? ओके। Considering the above data, it is clear that the informal employment constitutes more than the 3/4 of the workforce in India. Now you can write this line, है ना। ये वाली लाइन को हम लिख सकते हैं कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है 3/4 है ऑफ टोटल पॉपुलेशन, इस तरीके से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ओवर टाइम दिस प्रपोर्शन हैज़ रिमेन हाई इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ इनफॉर्मल सेक्टर इज डिफाइंड एंड मेजर्ड। तो हम सभी को पता है कि इनफॉर्मल सेक्टर में काम करना किसी कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात इन द सेंस इज नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज वहाँ पे आपको इतने सारे बेनिफिट्स एंड सिक्योरिटी वगैरह नहीं मिल रही है, लेकिन स्टिल बिकॉज वी हैव टू लिव अ लाइफ, राइट, एंड वी नीड मनी फॉर दैट, सो दैट इज वाई पीपल आर एंगेज इन द इनफॉर्मल सेक्टर। क्लियर, ये चीज़ क्लियर हो गई, समझ गए इस चीज़ को, ये पूरा हमने बना लिया है फ्लो चार्ट। ओके, moving on students, now we have what is the importance of informal sector. See, if I am talking कि अगर informal sector जो है हमारा वेट, हाँ, जो इनफॉर्मल सेक्टर है हमारा वो 3/4 हमारा टोटल पॉपुलेशन का है, जहाँ पे एक तरीके से 3/4 से ज़्यादा ही है। अगर हम टोटल पॉपुलेशन कैसे बात करते हैं तो इनफॉर्मल सेक्टर में से अगर हम बात करेंगे जितने लोग वर्किंग है, वर्कफोर्स की अगर हम बात करते हैं, 94% आर एम्प्लॉयड इन द इनफॉर्मल सेक्टर। सो अगर 94% अगर लोग काम कर रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी उनकी वजह से ही रन कर रही है, मेजरली अगर बेसिस पे बात करें। सो इन इंडिया द इनफॉर्मल सेक्टर कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, as it is employs more than 90% of the total labor force and makes a contribution of around 50% of the GDP foundation. तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि अगर 50% से ज़्यादा GDP आ रहा है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स अ लॉट, है ना। एंड आउट ऑफ द टोटल 435.66 million employed in the informal sector, half of the population works in the agriculture sector and live in rural areas while the other half in the non-agriculture sector. तो of course we have already studied about this कि majority लोग रूरल सेक्टर में काम करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर, तो सेम चीज़ को हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया है। Now, along with the employing a large population, the informal sector also employs around 94% of the country's female workforce. Considering the employment generated by the informal sector, women account for a greater employment level than men in India. तो जैसे कि हमने जब पूरा स्टैटिस्टिक्स भी देखा है, हमने इस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया है कि रूरल एरिया में ज़्यादा फीमेल्स काम करते हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव अ चॉइस, है ना। जैसे कि अर्बन उसमें तो फिर भी चॉइस मिल जाता है कि आपको काम करना है तो आप कर लो, लेकिन अधिकतर हम लोग जब रूरल एरिया की बात करते हैं देयर इज़ नो चॉइस फॉर विमेन, स्पेशली इफ दे बिलोंग टू पुअर और दे आर लाइक अ मार्जिनल फार्मर्स फैमिली, दे बिलोंग टू अ मार्जिनल फार्मर्स फैमिली। तो वहाँ पे उनको बस दिन की 2 वक्त की रोटी के लिए चारों को मेहनत करनी पड़ती है, जो फैमिली के मेम्बर्स होते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी कुछ ना कुछ काम करते हैं, सो दैट दे कॉन्ट्रीब्यूट एंड ब्रिंग समथिंग, राइट। सो दैट इज़ वाई दे डोंट हैव एन ऑप्शन एंड दे हैव टू वर्क हार्ड एंड दे हैव टू डू जॉब्स, right? The formal sector depends on the informal sector for the production of goods and services such as raw materials and supplies, transportation, repair and etc. And these raw materials are required by enterprises in the formal sector to carry out their working process. तो अगर हम बात करें कि ये लोग काम कर रहे हैं तो हम इनको ये नहीं बोल सकते कि यार इनको मार्जिनलाइज कर दो, इनको एकदम दुत्कार दो कि यार तुम लोग क्या काम कर रहे हो, हम तो फॉर्मल सेक्टर वाले हैं। दिस इज नॉट हाउ थिंग्स गोस, बिकॉज कहीं ना कहीं वो हमारे एक बैकबोन है, हम एक फाउंडेशन दे रहे हैं, दे प्रोवाइड अस रॉ मटेरियल सो दैट वी कैन फंक्शन प्रॉपरली, हम अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं एंड वी कैन अर्न द प्रॉफिट। लेकिन ये सारे सप्लाईज हमारे पास कहाँ से आ रहे हैं? इनफॉर्मल सेक्टर से आ रहे हैं। सो आपको समझना पड़ेगा कि भाई वो पॉपुलेशन में ज़्यादा है, दे बिलोंग टू द मेजॉरिटी। अगर उन्होंने काम करना बंद कर दिया तो फॉर्मल सेक्टर कैसे फंक्शन करेगा? सो दैट इज वाई बोथ द सेक्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ।
Done? Now, the informal sector helps in the establishment of small-scale industries which would not exist without the help of this sector due to the tough competition from the formal sector. तो small scale industries का contribution already हम लोग इंडियन इकोनॉमिक में बहुत बार पढ़ चुके हैं. इंडियन इकोनॉमी में किस तरीके से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को हमेशा से प्रमोट किया गया है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये रीजनल डिस्पैरिटीज़ को कम करने में हेल्प करती है. कौन सी? हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. सो दैट इज़ वाई वी कैन से दैट इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इवन फॉर द फॉर्मल सेक्टर. राइट? चलो, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बेरोजगार. सिंपल सी बात है, आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, आप वेले बैठे हैं, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट. लेकिन उसमें ही बहुत सारे बाइफर्केशन हमारे पास आते हैं जब लोग इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स में उसको डिटेल में पढ़ते हैं. क्योंकि कई बार होता है कि बेरोजगारी खुद की वजह से होती है. मीन्स आप खुद से नहीं चाहते काम करना, आपको अच्छा लग रहा है इंस्टाग्राम पे रील्स को स्क्रॉल करना एंड यू आर हैप्पी विद इट. वो क्या होता है? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, कि आप खुद से ही बेरोजगार रहना चाहते हैं. हम वो वाली बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट वी मीन कि आप काम करना चाहते हो, आपको सच में काम करना है, लेकिन आपको जो काम आप करना चाहते हो, जितनी काम वैल्यू पे आप करना चाहते हो, जितने पैसों पे आप करना चाहते हो, वैसा काम आपको नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से यू आर जॉबलेस. तो हम ये वाले अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, वो वाली बात नहीं कर रहे कि जहाँ पे आप खुद से चूज कर रहे हो टू बी बेरोजगार. We are talking about कि you really want to work but you are not getting a right opportunity for it. That is the meaning of unemployment when we talk about in economics, right? So unemployment problem is one of the most serious problems which is normally found in each and every country of the world irrespective of how the developed country is. उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कंट्री में पूरा डेवलपमेंट है, हर कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पे गरीब नहीं है. कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पे हम ये बोलेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट नहीं है. हाँ, कम हो सकता है, नेग्लिजिबल हो सकता है, लेकिन होगा. ऐसी कोई परफेक्ट कंट्री नहीं कि जहाँ पे हर एक चीज़ परफेक्ट है, सबके पास अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसा वाला कोई सिनेरियो नहीं है. कुछ ना कुछ दिक्कत हर आपको कंट्री में देखने को मिलेगी. राइट? सो अकॉर्डिंग टू NSSO, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच ऑल दोज हु आर owing to the lack of work are not working but either seek work through employment exchange, intermediaries, friends or relatives, or by making application to the prospective employers or express their willingness or availability for work under the prevailing conditions of work and remuneration. तो देखो, जब भी हम बात करते हैं ना अनएम्प्लॉयमेंट की, पहली चीज़ आती है कि आप काम करना चाहते हो, यू आर विलिंग टू वर्क. सेकेंड, यू आर एबल टू वर्क, लेकिन एट अ प्रिवेलिंग वेज रेट. तो तीन चीज़ें आती हैं. अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूं कि आप पहले तो काम करना चाहते हो, आपकी इच्छा है काम करने की, मीन्स देयर इज विल. देन एबल टू वर्क, इच्छा तो लो कि भाई ये भी होता है कि दुबई चले जाएं, लेकिन ये भी होना चाहिए कि दुबई जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे. आपकी इच्छा तो ये भी है कि मैं इंडिया की टॉप कंपनी में काम करूं, लेकिन आपको उसके लायक काम आता है कि नहीं आता, ये भी आपको देखना पड़ेगा. ऑफकोर्स योर स्किल्स मैटर्स टू व्हेन इट कम्स टू जॉब. राइट? तो पहला होता है विलिंगनेस, फिर हमारे पास होता है यू आर एबल टू वर्क फॉर इट, एंड थर्ड हमारे पास आता है कि जो वेज रेट पे वो आपसे काम कराना चाह रहे हैं, क्या उस वेज रेट पे आप काम करने को रेडी हो कि नहीं, इस चीज़ को भी कंसिडर किया जाता है. राइट? सो दैट इज वाई अगेन वी आर गोइंग टू रीड इट दैट unemployment is a situation in which all those who are owing to lack of work are not working but either seeking work through unemployment. मतलब अभी वो भले काम नहीं कर रहे लेकिन वो काम ढूंढ रहे हैं. सीख का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को देखना, किसी की तरफ जाना, है ना. क्या मुझे आई एम सीकिंग फॉर इट मीन्स यू आर लुकिंग फॉर इट, सो यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब. राइट? जहाँ पे हम लोग अपने फ्रेंड से, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से, इंटरमीडिएटरी से, एम्प्लॉयर से बहुत सारे अपने रिज्यूमेज वगैरह सब भेजते हैं टू गेट एन गुड अपॉर्चुनिटी. तो ये हमारे पास क्या आता है? अनएम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो है. अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्लियरली है कि अभी आप काम नहीं कर रहे, आप काम ढूंढ रहे हो, यू आर लुकिंग फॉर जॉब. सो दैट इज वाई विलिंगनेस एंड सीकिंग फॉर जॉब दोनों आ जाएगा. बोथ द थिंग्स विल कम. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ. Done? Now, in short, unemployment refers to a situation in which people are willing and able to work at an existing wage rate but do not get work. Very important. It's a very simple definition. जो मैंने तीनों points आपके लिए यहाँ पे लिखे थे, आई थिंक तीनों पॉइंट्स को यहाँ पे कवर किया है कि पहला क्या है, वो सिचुएशन है वेयर यू आर विलिंग एंड एबल टू वर्क. विलिंग एंड एबल टू वर्क एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेट. एग्जिस्टिंग मतलब प्रिवेलिंग वेज रेट, बट यू आर नॉट गेटिंग वर्क. दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट. जो तीन पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे लिखाए थे, वही तीन पॉइंट्स आपको यहाँ पे भी दिख रहे हैं.
Clear? So unemployment is confined not only to unskilled workers, rather a sizable number of skilled workers fail to get jobs for a longer period. तो सिर्फ ये नहीं है कि आप पढ़े लिखे नहीं है इसलिए आपको जॉब नहीं मिल रही। आज के टाइम पे ये सिचुएशन भी है कि आपने टॉप कॉलेज से टॉप डिग्री आपने हासिल करी, उसके बाद भी आपके पास वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है जो आप चाहते थे, या उसकी वजह से आपने सोचा कि मैं एक और कंपनी का वेट करता हूँ, एक और कंपनी का वेट करता हूँ, और बाद में आपके पास जॉब ही नहीं है। तो ये भी सिनेरियोस हमें देखने को आज मिल रहे हैं। सो इवन दो पीपल आर वेरी स्किल्ड बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग जॉब। सो दैट इज द हार्श रियलिटी एंड दैट इज वाई वी से कि अपनी स्किल्स को बिल्कुल टॉप नॉच करके रखो, बिकॉज कॉम्पिटिशन इज वेरी हाई, राइट? And there are variety of ways by which an unemployment person is identified. According to some economists, unemployed person is the one who is not able to get employment of even 1 hour and a half a day. तो क्या है, लोगों की अपनी अपनी धारणाएं रहती हैं, अपना अपना एक परसेप्शन रहता है कि किसको कितना बेरोजगार बोलना है ना? तो क्या होता है, अगर भैया आपको 1 hour and half a day भी नहीं मिल रहा है ना, डेढ़ घंटे का भी आपको अगर पूरे एक दिन में काम नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अनएम्प्लॉयड हो। नहीं तो अगर हाँ दिन भर आप फ़ोन चलाते रहते हो तो भी अनएम्प्लॉयड हो। अगर हाँ उसके लिए आप कुछ कंटेंट क्रिएशन वगैरह कर रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन आप सिर्फ रील्स देख रहे हो, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, यू नॉट अर्निंग फ्रॉम इट, सो दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट ओनली। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। Clear? Now, unemployment is temporary even in India. In India, people cannot remain completely unemployed for a very long because of their desperate economic conditions. तो देखो बहुत ही कम सिचुएशन ऐसी होगी जहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है इंडिया में, बिकॉज अधिकतर लोग काफ़ी ज़्यादा मार्जिनल या बिलो पॉवर्टी लाइन या बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव अ जॉब, या आप जॉबलेस घूमो। दैट इज़ वाई एक मिडिल क्लास फैमिली के नीचे जितने भी हमारे पास इकोनॉमी क्लासेस आ रहे हैं, इकोनॉमिक क्लासेस आ रहे हैं, सबके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि आपको काम करना है, आपको कमाना है अपनी फैमिली के लिए, बिकॉज यू वांट टू प्रोवाइड अ गुड लाइफ टू योर पेरेंट्स, अ गुड लाइफ टू योर फैमिली। लेकिन हाँ, जो पीपल एक रिच वाले बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, उनके पास रहता है कि आपको कोई स्टार्टअप खोलना है या आपको ब्रेक चाहिए, यू कैन टेक इट, यू कैन अफोर्ड इट। लेकिन अ पर्सन हु इज़ कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली और बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, वो लोग ब्रेक अफोर्ड नहीं कर सकते, वो स्विच अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए कई बार वो ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में फंसे रहते हैं, ये सोच के कि यार ये जॉब चली गई तो मैं ये कैसे करूँगा, या मैं कैसे अपने फैमिली को करूँगा, तो उसको सस्टेन करते रहते हैं। बिकॉज क्या होता है ना, स्विच करना इतना आसान नहीं होता है, राइट? सो दैट इज़ वाई टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स, लॉट ऑफ करेज टू डू सो, एंड लॉट ऑफ यू हैव टू सी कि आपके फैमिली के अराउंड क्या सिचुएशंस चल रही हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको फिगर आउट करनी पड़ती है। सो दैट इज़ वाई this age which you are enjoying till school age, चलो college तक भी, it is very good age to enjoy your life. After that you have lot of responsibilities to take care of, right? Okay, so as a result they are forced to accept unpleasant dangerous jobs in an unclean and unhealthy surroundings. कि हमें ऐसी जगह भी काम करना पड़ता है जो टॉक्सिक है, ऐसी जगह भी काम करना पड़ रहा है जो बिल्कुल हेल्दी नहीं है, आपके वर्किंग कंडीशंस अच्छे नहीं है, वहाँ पे भी लोग काम कर रहे हैं। इतने ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं, है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हज़ार्डियस है, केमिकल और ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा जो आपको हेल्थ को हार्म करती है, लेकिन फिर भी लोग काम कर रहे हैं, बहुत सस्ते में काम कर रहे हैं, बिकॉज उनको ज़रूरत है। मजबूरी के में हर कोई इंसान को सब काम करना पड़ जाता है, तो वो एक सिनेरियो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। आई थिंक ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो वी विल नॉट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डेटा? अब कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं हमें कैसे पता चलेगा? और जितना भी हमें पता चल रहा है ना, फिर भी कुछ ना कुछ लोग तो छूटेंगे, आपको ये मान के चलना है। स्टैटिस्टिक्स 100% डेटा कलेक्शन नहीं हो पाता है कभी भी, वो सिर्फ सेंसस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, लेकिन अधिकतर केसेस में 100% डेटा आना बहुत ही मुश्किल है, राइट? सो पहला क्या है हमारे पास, रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, पॉपुलेशन सेंसस कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल। जब हम लोग बात करते हैं सेंसस की, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग जनगणना। जनगणना का मतलब कि आप एक एक इंसान को गिन रहे हो और उसके डेमोग्राफिक कंडीशंस के बारे में इंफॉर्मेशन लिख रहे हो कि उसकी कहाँ से एजुकेशन है, क्या ऑक्यूपेशन है, उसका जेंडर क्या है, उसकी कितनी इनकम है, हर एक चीज़ को हम कवर करते हैं। तो जब हम उनसे ये सब पूछते हैं तो हमें पता चल जाता है ना कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स अर्न कर रहे हैं, हर एक चीज़ हमें पता चलती है। बिकॉज जब हम लोग सेंसस करते हैं हमें डेमोग्राफिक कंडीशंस के बारे में पता चलता है। डेमोग्राफिक कंडीशंस क्या होते हैं? फीचर्स ऑफ ए पॉपुलेशन, राइट?
सो पॉपुलेशन सेंसस कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द पीपल। इकोनॉमिक एक्टिविटी आप सभी को पता है, वो एक्टिविटी जो कहीं ना कहीं आपको मनी के टर्म्स पे कुछ रिटर्न दे रही है, मॉनिटरी बेनिफिट दे रही है, वो एक्टिविटी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। सो द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट्स डेटा थ्रू सैंपल सर्वेज एंड गिव्स एनुअल एस्टिमेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो, जब हम लोग बात करते हैं नेशनल सैंपल, देखो सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, ऑलरेडी आप लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़ के आए हो, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो एक बार मैं आपको क्विक ओवरव्यू दे देती हूँ कि पॉपुलेशन क्या होता है ना। ये है मेरी टोटल पॉपुलेशन, सपोज इसमें है 1000 लोग, लेकिन 1000 लोग की स्टडी करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैंने क्या सोचा कि मैं ना इनमें से कुछ लोग को चुन लूंगी और वो मेरा क्या हो जाएगा, सपोज मैंने 200 लोग को चुन लिया, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, मेरा सैंपल साइज। तो ये जो सैंपल है आप पूरी इन्वेस्टिगेशन इस पे करोगे और जो भी इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स आएंगे आप ये पूरे डेटा पे अप्लाई कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा कि एक तरीके से उस सैंपल के से जो मेरे पास इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स आए हैं उसको मैंने जनरलाइज कर दिया फॉर द टोटल पॉपुलेशन, राइट। सो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, ये रेगुलर बेसिस पे आपके लिए कलेक्ट करता है सैंपल सर्विसेज के थ्रू डेटा को एंड फिर ऑर्गेनाइज करता है कि कौन एम्प्लॉयड है कौन अनएम्प्लॉयड है। क्लियर। तो हमारे पास कहाँ से आता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग NSSO भी बोलते हैं। क्लियर। टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। डन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, DCAT। ठीक है, has been implemented the employment market information scheme over the last 30 years. The employment market information scheme provides information about the structure of employment, occupational composition and your education profile of the employees. Occupational composition क्या होता है? Occupational composition का मतलब होता है कि कितना workforce आपके कौन से सेक्टर में employed है, ठीक है। एंड ऑल दीज 3 sources of data give different estimates of the unemployment. However, they provide us the attributes of the unemployed and the variety of unemployment prevailing in our country. तो जो 3 हमारे पास sources हैं, एक तो मेरे पास क्या हो जाएगा DCAT, सेकेंड हो जाएगा मेरे पास NSSO एंड फर्स्ट है मेरे पास थ्रू सेंसस। ये क्या होते हैं, ये मेरे लिए डेटा कलेक्ट करते हैं रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कौन कौन से हमारे पास सेंसस है, NSSO क्या होता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, देन वी हैव DCAT विच इज बेसिकली योर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। क्लियर। ये 3 हमारे पास सोर्सेस रहते हैं। काइंडली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। दिस इज T, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। Now, let's quickly understand the different types of unemployment in India. So, mostly अगर हम बात करते हैं, we have disguised employment, जिसके बारे में ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, seasonal and then we have open employment. काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी जब हम लोग पढ़ रहे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वहाँ पे भी सारी चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, सीजनल भी एग्रीकल्चर सेक्टर में मिलता है एंड ओपन एम्प्लॉयमेंट हमें अर्बन एरियाज में देखने को मिल जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्गाइज्ड? डिस्गाइज का मतलब होता है कि वो चीज़ ऐसा लग रहा है पर वो है नहीं। तो मतलब आप लग रहे हो कि आप एक तरीके से एम्प्लॉयड हो लेकिन आप एम्प्लॉयड नहीं हो, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अगर कोई जगह पे सिर्फ 2 लोग का काम है लेकिन उसकी जगह आपने 10 लोग रख रखे हैं, वो 2 लोग के काम के लिए जो आपने 10 लोग रख रखे हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा मेरे पास 8 लोग हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से उनको लग रहा है कि वो एम्प्लॉयड है पर है नहीं, उनका फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, उनको कहीं और जाके काम करना चाहिए, जाके उनकी एम्प्लॉयमेंट मतलब जो अच्छे से यूटिलाइजेशन हो और उनको अच्छे से पैसे मिले। एग्रीकल्चर में क्या होता है, यही दिक्कत है, एग्रीकल्चर ओवर क्राउडेड है, जितने लोग की ज़रूरत नहीं उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे काम करते हैं, तो इससे अच्छा वो कहीं दूसरी जगह काम करें। इसलिए हमने डाइवर्सिफिकेशन की बात करी हमारे प्रीवियस चैप्टर में कि दूसरी जगह जाके काम करेंगे, उनके लिए वो बेटर सिचुएशन रहेगा एज कम्पेयर टू वर्किंग इन द सेम प्लेस जहाँ पे उनको बेटर रेमरेशन भी नहीं मिल रहा, ना बेटर वर्किंग कंडीशंस मिल रही है, ना उनकी कोई ग्रोथ हो रही है फ्यूचर के लिए, राइट। सो इट रिफर्स टू अ स्टेट इन विच मोर पीपल आर एंगेज्ड इन वर्क देन आर रियली नीडेड।
कि जितने लोग की ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा लोग अगर किसी जगह पे काम करेंगे, तो अगर मैं बोलूँ काम सिर्फ 2 लोग का है लेकिन 10 लोग काम कर रहे हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा 8 लोग हैं वो बिल्कुल बेकार हैं। वो एक तरीके से डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं, जहाँ पे ना उनकी ग्रोथ हो रही है, ना उनकी सैलरी बढ़ रही है, ना उनका रेम्यूनरेशन बढ़ रहा है एक तरीके से। नो कंपनसेशन इज प्रोवाइडेड टू देम, प्लस ना उनका ग्रोथ हो रहा है। दे आर जस्ट वर्किंग फॉर नेम सेक, ऐसा लग रहा है कि बस वो काम कर रहे हैं लेकिन वो कर नहीं रहे एक्चुअली में काम। दैट इज बेसिकली और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट। अब जैसे कि एग्रीकल्चर की भी अगर हम बात करते हैं, वो 12 महीने वाला तो ऐसा काम नहीं है, बीच बीच में खाली टाइम भी बहुत आता है ना। तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, दूसरे एरियाज में जाके आपको काम ढूंढना चाहिए, वो जो ढूंढते भी हैं, बिकॉज अ पर्सन हु इज पुअर कैन नॉट अफोर्ड टू सिट एट होम फॉर इवन 1 डे, राइट। सो दैट इज वाई उनको काम ढूंढना रहता है, वो जगह जगह जाते भी है काम ढूंढने। लेकिन क्या होता है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट हो जाता है कि सीजन स्विच हुआ तो जिस चीज़ में इंडल्ज थे, अब सडनली सीजन चेंज हो गया तो कुछ और चीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि श्योरिटी तो रहती नहीं है, इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, राइट। सो इट रिफर्स टू द एम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स एट अ सर्टन सीजन्स ऑफ द ईयर। जैसे कि बारिश के टाइम पर अगर आपको काम नहीं मिल रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा कि सीजन की वजह से आपको काम नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास ओपन एम्प्लॉयमेंट, इन विच पर्सन आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेज रेट बट फेल टू गेट वर्क। कई बार क्या होता है कि उनने बोला कि हाँ ठीक है 10,000 में नौकरी है, कर लेंगे, 10,000 वाली भी कर लेंगे, ये काम आता है, बस लग जाए। लेकिन वो लग ही नहीं रही ना जॉब, वो तैयार भी है, 10,000 में काम करने को भी रेडी है, लेकिन वो भी उनको नहीं मिल पा रहा है। वो क्या हो जाएगा मेरे पास, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। सो इट रिफर्स टू द अनएम्प्लॉयमेंट इन विच पर्सन्स आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट अ प्रिवेलिंग रेट। हर एक चीज़ है, उसके बाद भी उनको जब काम नहीं मिल रहा, तो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन को ही हम लोग ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में लिख सकते हैं। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। डन स्टूडेंट्स, तो ये 3 हमारे पास क्राइटेरियाज हैं इसके। अब एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है मेरे पास, डिस्गाइज या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, कि आपको लग रहा है कि आप काम कर रहे हो, लेकिन क्योंकि आप काम इसलिए कर रहे हो, आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो जहाँ पे आपको मिलने चाहिए उस चीज़ के 10,000 रुपये, आपको सिर्फ उसके मिल रहे हैं 5,000 रुपये, लेकिन आप फिर भी कर रहे हो बिकॉज आपके साथ एक और जोड़ीदार काम कर रहा है, लेकिन काम तो सिर्फ एक इंसान का है ना। लेकिन क्या है, बिकॉज पॉपुलेशन हमारी खूब ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है, और सबको काम थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, वरना लाइफ कैसे चलेगी, इसलिए डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया में देखने को मिलता है, राइट। सो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू स्टेट इन विच मोर पीपल आर एंगेज इन वर्क देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। जितने नीडेड नहीं है उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, वो क्या होता है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में हमारे पास आता है। इफ़ 2 वर्कर्स आर नीडेड ऑन अ पीस ऑफ लैंड एंड 5 पीपल आर वर्किंग, तो जो एक्स्ट्रा 3 लोग हैं वो कौन हो जाएंगे मेरे पास, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट वाले केस में आ जाएंगे, राइट। एंड इट इज़ द मोस्ट प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। आपको इंडिया में तो भरपूर दिखेगा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। सो इन द लेट 1950s अबाउट 1/3 ऑफ द एग्रीकल्चर वर्कर्स इन इंडिया वर डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड। तो ये सब एग्रीकल्चर सेक्टर की बात नहीं है, ये हर सेक्टर की बात है अगर हम इंडिया में बात करें, बिकॉज ईच एंड एवरी सेक्टर इज़ वेरी ओवर क्राउडेड। अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी देने जाते हो तो आपने देखा है ना कितने सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। कहीं आप प्राइवेट जॉब पर भी जाते हो तो कितने सारे लोग वॉक इन इंटरव्यू में आते हैं आपके साथ। तो कॉम्पिटिशन तो तगड़ा है बॉस, है ना, अच्छा खासा कंपटीशन हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा, हर जगह लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए वी नीड टू बकल अप एंड वी हैव टू अप आवर गेम एंड वी हैव टू अप आवर स्किल्स फॉर दैट, ताकि हम लोग मार्केट में हमेशा रेलेवेंट रहें एंड हमारी स्किल्स को हमेशा लोग वैल्यू करें एंड दे कंसिडर अस कि हाँ ये जितना सामने वाला बोलना चाहता है उतना तो उसको मिलना ही चाहिए। सो दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स यू शुड नेवर फॉल इन द कैटेगरी ऑफ डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, है ना। आई वॉन्ट यू ऑल द पीपल हु आर स्टडिंग फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स कि भाई आपकी ऐसी जॉब लगे, आप ऐसी जगह काम करें, आप खुद का भी बिजनेस करते हो। सो यू वर्क अ सिचुएशन वे यू फील दैट वॉट एवर यू आर वर्किंग यू आर गेटिंग वैल्यूड फॉर इट, है ना। आपको उस चीज़ के लिए वैल्यू आपको मिल रही है, आपको रिस्पेक्ट मिल रही है। ऐसी जगह पे काम करना है और ऐसे लोगों के साथ काम करना है, तो उसके लिए मेहनत आज करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल हार नहीं माननी है, ठीक है। सो क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ओके, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में आपको थोड़ा डोज देना पड़ता है सभी को, सो दैट यू पीपल फील मोटिवेटेड टू डू योर बेस्ट। सो द मेन प्रॉब्लम ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज दैट अपेरेंटली ऑल सीम टू बी एम्प्लॉयड, कि लगता है कि सबको सब बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं वो बिल्कुल जीरो आता है। अब ये वाला जो पूरा आपको दिख रहा है स्टेटमेंट, but the marginal productivity of the surplus labor is zero या the contribution of extra work is zero। इस पे assertion reason based question आ जाता है। तो इसको अंडरलाइन कर लो, इसको मार्क भी कर लो।
ये स्टेटमेंट है। जब भी आपको ऐसा कोई क्रिटिकल स्टेटमेंट दिखता है ना, मतलब बिल्कुल उसको अंडरलाइन करके रखना है कि यार ये तो भैया बॉस बिल्कुल हमारे आ सकता है, तो इसको इग्नोर कहीं नहीं करना है। क्या समझ रहे हैं हम इतनी सी बात को? पक्का? समझ गए कि नहीं समझे? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सो अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स एट अ सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर इज नोन एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। कि कुछ कुछ सीजन में आपको जॉब नहीं मिल रही, बिकॉज क्या होता है ना, एग्रीकल्चर 12 महीने वाला जॉब नहीं है। जब हम बीज बोते हैं और जब तक पूरा उसको हार्वेस्ट करते हैं, उसके बीच में काफ़ी टाइम रहता है, और उस टाइम पे लोग अलग अलग छोटी मोटी नौकरियां करते हैं। लेकिन वो सीज़न की वजह से कई बार हर बार नौकरी मिल जाए ज़रूरी तो नहीं है। तो वो जो टाइम बीन जो आपका रहता है, जब आप अनएम्प्लॉयड रहते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। तो ये एक सर्टेन सीजन्स की में होता है, हर बार नहीं होता, रेगुलर बेसिस पे नहीं है। In India, seasonal unemployment is predominantly associated with agriculture. In India, agriculture work is seasonal and there are no employment opportunities in the village for all the months in the year. So when there is no work to do on farms, men go to urban areas and look for jobs and they come back to their homes villages as soon as the rainy season begins. तो देखते हैं कि भाई उनको जब काम मिल जाए, हर बार काम मिल जाए ये भी ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। कहीं ना कहीं वो एक डेवलप सेक्टर इसलिए भी नहीं है बिकॉज वहाँ पे डेवलपमेंट की गुंजाइश इसलिए नहीं है बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग हैं और इतने सारे लोगों का इतनी जल्दी डेवलपमेंट हो नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो और एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने लोग हैं उतने ही नीडेड, जितने लोग हैं उतने ही होने चाहिए। एक्स्ट्रा जो लोग हैं बिकॉज उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तो जीरो आ रही है, तो इनको कहीं और ट्रांसफर करो इंडस्ट्रीज़ में या दूसरी जगह पर डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। एंड द गवर्नमेंट इज कंटिन्यूसली एमिंग फॉर इट, राइट। समझ गए स्टूडेंट्स? क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ओके। The period of seasonal unemployment varies from state to state depending upon the methods of farming, the condition of soil, and the type and the number of grown crops. तो डेफिनेटली सी बात है, सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, कंटीजेंट है। नाउ थर्ड वी हैव इज द ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी डेफिनेशन बिल्कुल सेम है आपके अनएम्प्लॉयमेंट वाले क्राइटेरिया की, कि भाई आप काम ढूंढ रहे हो, आप काम करना चाहते हो, आपको काम करना भी आता है, जो वेज रेट आपको चाहिए उस पर आपको काम करने के लिए भी आप रेडी हो, लेकिन आपको जॉब फिर भी नहीं मिल रही है। That is open unemployment. So open unemployment refers to that economic phenomenon in which persons are able and willing to work at a prevailing wage rate but fail to get work. Underline. ठीक है, it is called as open employment because such employment can be seen and counted in terms of number of unemployed people. Open unemployment is different from disguised unemployment. In the case of open employment, workers are totally idle. Disguise में क्या होता है कि चलो आप ऐसी जगह काम कर रहे हो कि हाँ जहाँ पे आप और बेहतर जगह काम कर सकते थे लेकिन आप फिर नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ ओवरबर्डन इशू या ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन आप काम तो कर रहे हो, यू अपीयर टू बी वर्किंग, थोड़ा बहुत आपको मिल रहा है, उसका पैसा जितना डिजर्व करो उतना नहीं मिल रहा लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो मिल रहा है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं हमारे ये वाले सिनेरियो की जहाँ पे हम लोग ओपन एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो आप बिल्कुल ही एकदम से खाली बैठे हो, यू आर टोटली आइडल। समझे इस चीज़ को? ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब हम लोग बात करते हैं ना ओपन एम्प्लॉयमेंट की और डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, दोनों में अंतर है। डिस्गाइज में कम से कम आप काम तो कर रहे हो, लेकिन ओपन वाले में तो बिल्कुल ही आइडल हो, बिल्कुल वेले हैं अपन इस चीज़ में। ठीक है, सो हाउएवर इन द केस ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, वर्कर्स अपीयर टू बी वर्किंग एंड डू नॉट सीम टू बी आइडल अवे देयर टाइम। ठीक है, तो दैट इज वाई जब हम लोग बात करते हैं डिस्गाइज में, एटलीस्ट यू आर गेटिंग समथिंग। हाँ, जहाँ पे 10 के मिलने चाहिए थे कम से कम 5 ही तो मिल रहे, लेकिन मिल तो रहे, लेकिन आइडल हो मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा। और इसलिए भी कहीं ना कहीं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ती है यार, कुछ नहीं से कुछ सही, कि आप बिल्कुल ही खाली बैठे रहेंगे, सच ठीक है कुछ तो जेब में पैसा आएगा, चल जाएगा, लेट्स वर्क, राइट। सो दैट इज वाई डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्लियर? ऑल ऑफ यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट, हम आगे बढ़ रहे हैं। डन, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट है हमारे पास
अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अभी तक तो हमने देख लिया कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, डिस्गाइज होता है, सीजनल होता है, ओपन होता है, लेकिन उसके क्या रीजंस हैं, व्हाट आर द कॉजेज, उसको भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। पहला जो हमारे पास कॉज आता है सबसे बड़ा ये है कि स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है वो इतना ज़्यादा नहीं और जॉबलेस ग्रोथ होता है अधिकतर। नेक्स्ट है हमारे पास, आई हेट दिस वन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक मेजर कॉज बन चुका है हर एक सिनेरियो के लिए, कि कोई भी चीज़ आप उठा के देख लो उसका पहला रीज़न आ जाता है कि पॉपुलेशन की वजह से ये दिक्कत आ रही है। सो वी नीड टू फाइंड वेज टू कंट्रोल पॉपुलेशन। नेक्स्ट है हमारे पास अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर, देन वी हैव डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, एंड एजुकेशन सिस्टम इज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स मेमोरी, कितना याद रख सकता है बच्चा, लेकिन आजकल तो सीबीएसई भी पैटर्न चेंज कर रही है, थोड़ा घुमा के क्वेश्चंस पूछ रही है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आई डू स्टिल फील एजुकेशन सिस्टम इज समवेयर लैकिंग प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप करने के लिए, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स स्लो ग्रोथ रेट ऑफ योर इंडस्ट्री एंड देन डिक्लाइन ऑफ द कॉटेज एंड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, बिकॉज एक बहुत बड़ा सहारा हुआ करते थे ये एम्प्लॉयमेंट के लिए, लेकिन आजकल इधर भी ज़्यादा ग्रोथ है नहीं। देन वी हैव फॉल्टी प्लानिंग, हम सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, होता कुछ और है, दैट इज द पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस है। एंड देन वी हैव इनएडुकेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग एंड देन वी हैव लो कैपिटल फॉर्मेशन। ये हमारे पास रीजंस हैं जिनको एक एक करके हमें देखना है, लेकिन उससे पहले क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड यू हैव टू मेक अ चार्ट लाइक दिस। देखो मुझे पता है कि सारे कॉजेज तो आपको याद नहीं रह सकते, लेकिन अगर 3-4 भी ढंग से आपने से फ्लो चार्ट बना के एक्सप्लेन कर दी, यू विल गेट मार्क्स फॉर इट ना। पेपर presentation is the key and I say this in every revision video, right? So please go through it now. Take a screenshot fast, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है? ओके, पहला है हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारे इंडिया में जीडीपी का ग्रोथ तो बढ़ रहा है पिछले कुछ सालों से, तो बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। कोविड-19 के बाद काफ़ी सारी कंट्रीज ने स्ट्रगल किया, लेकिन इंडिया ने कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ देखने को मिली है इंडिया में एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज। एंड लास्ट वाले क्वार्टर में हमने देखा था कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी हमारा ही था, विच इज़ अ गुड साइन। लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये भी पढ़ा है कि द इम्प्रूवमेंट इन द जीडीपी इज़ नॉट द करेक्ट इंडिकेटर ऑफ सोशल वेलफेयर। तो जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन क्या वो जो बढ़ रहा है वो एम्प्लॉयमेंट में कुछ चेंजेस लेके आ रहा है? देखो जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ में ना जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ ही बढ़नी चाहिए। अगर वो ये वाला सिनेरियो नहीं होता तो कहीं ना कहीं हम लोग जॉबलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़े जाएंगे कि भाई ग्रोथ तो बढ़िया हो रही है लेकिन जॉब नहीं मिल रही। तो ऐसी इकोनॉमी हमें नहीं चाहिए। हमने 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स पढ़े हैं, एक होता है मेरे पास लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक होती है मेरे पास कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। नाउ लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक दोनों में डिफरेंस यही है कि आप अपने स्ट्रेंथ पे खेलते हो। हमारे इंडिया में लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को ज़्यादा प्रमोशन करना पड़ता है बिकॉज समवेयर हमारे पास लेबर ज़्यादा अवेलेबल है। कैपिटल भी हम अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें इसको ज़्यादा देना पड़ेगा सहारा, अदरवाइज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हम कैसे ही जनरेट कर पाएंगे, right? So the actual growth rate always lies far below the rate targeted in the 5 decades of planning. Employment opportunities created under the plan should not keep pace with additions to the labor force. Next है हमारे पास population explosion. Population is the root cause of every problem in India. Because again ये हमारे पास क्या है, जितना रिक्वायर्ड नहीं है पॉपुलेशन उससे कई ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में हो गई है। हमारे पास और भी सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम नंबर 1 आ सकते हैं, लेकिन क्लियरली हमने चूज़ कर लिया कि वी ऑलवेज वांट टू बी नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड आई डू नॉट नो व्हाई। बहुत जल्दी जल्दी मैंने बोल दिया। तो बेसिकली आई हेट दिस पर्टिकुलर टर्म पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बिकॉज दैट इज द मेजर कॉज। एंड इंडिया वरना डेवलपिंग वाला टैग लेके घूमते रहेंगे, कभी डेवलप नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आप खुद सोचो जब रिसोर्सेज ज़्यादा लिमिटेड, इकोनॉमिक्स में हम ये स्कैरसिटी का कॉन्सेप्ट ही तो पढ़ते हैं ना, दैट रिसोर्सेज आर स्कैर्स और ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमंस आर ऑल्सो अनलिमिटेड। तो उनकी वांट्स तो अनलिमिटेड होनी ही होनी है। आप कब तक कैसे कर पाओगे? प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है चीज़ों का। तो कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा कि वी विल हैव टू सी सम good methods to control population. So the rapid rate of population growth has been another cause of increasingly unemployment in the country. It has not been possible to generate so many employment opportunities to absorb the large growing labor force. तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक मेजर सरदर्द बन चुका है, right? Take a screenshot now. समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे इस चीज़ को सभी? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव इज द अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर। अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर का मतलब यहाँ पे है कि हमें पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं।
अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ढंग से फंक्शन नहीं कर पाएगा, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आधा से ज़्यादा लोग ढंग से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। डू वी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेन रिएक्शन? एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ हुई तो उसकी वजह से सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। तो अगर एग्रीकल्चर अच्छे से फंक्शन नहीं करना, कहीं ना कहीं लोग जो एसोसिएटेड है वो ढंग से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। जब उनके पास पैसा नहीं आएगा तो इकोनॉमी रन नहीं कर पाएगी। इकोनॉमी के 3 मेजर अगर हम एक्टिविटीज़ की बात करें, वो होता है हमारे पास प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर पैसा नहीं है, मनी नहीं है, तो ये तीनों चीज़ें नहीं हो सकती। पैसा कहाँ से आता है? एम्प्लॉयमेंट से आता है। अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बेटर प्रोवाइड नहीं हो रही, जिस सेक्टर में आप काम करो आपको बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड हो रही, बेटर इनकम प्रोवाइड नहीं हो रही, यू विल नॉट ग्रो। अगर आप ग्रो नहीं करोगे, आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं आएगा, ज़्यादा पैसा नहीं आएगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, और ये नहीं होगा तो इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी। सिंपल। Everything has a chain reaction and it is interconnected like a cycle, right? So heavy pressure of population on land and the primitive methods of agriculture operations are responsible for the massive rural unemployment and underemployment in the country. Next है हमारे पास defective education system. So the prevailing education system in India is full of defect as it fails to make any provisions for imparting technical and vocational education. As a result, educated people are unable to meet the requirements of the firm. तो कहीं ना कहीं हम पढ़ रहे हैं, खूब डिग्रियां ले रहे हैं, उसके बाद भी हमें ढंग का काम करना नहीं आ रहा जब हम लोग प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं। पीपल आर मोर फोकस की कितनी डेफिनेशंस आता है, आप कैसे आंसर लिख रहे हो, ये सारी चीज़ें, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ अ स्टोरी। बट एट द एंड अगर हम किसी एम्प्लॉई की तरह हम देखें कि अब मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो जो एक रियल ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है वो मुझे करना आता ही नहीं है। सो व्हाट आई हैव लर्न थ्रू आउट द ईयर्स, वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि हमने क्यों ही पढ़ा। तो ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें जो लाइफ में हम पढ़ रहे हैं एजुकेशन, ये हमारे एक तरीके से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में और हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चन को डेवलप करने के लिए होता है। आई गेट इट। लेकिन कहीं ना कहीं का साथ में थोड़ा लर्निंग बाय डूइंग वाला प्रैक्टिस भी हो जाए तो इवेंचुअली लाइफ के चीज़ों को बेटर तरीके से एक स्टूडेंट हैंडल कर पाएगा। तो समवेयर एजुकेशन सिस्टम हैज़ टू बकल अप, राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। समझ रहे हैं इस चीज़ को सभी? फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर? ओके, समझ गए इस चीज़ को? फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव इज अ स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ही नहीं, हमारा जो इंडस्ट्री सेक्टर है वहाँ पे भी कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि इतना डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, बहुत स्लो पेस पे चीज़ें चल रही है, स्टैग्नेशन वाला पॉइंट आ गया है। सो ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड द लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी and advanced technology, we can say that industrial sector could not gain its momentum and could not generate sufficient employment opportunities in the country. हम लोगों को बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर ओवर क्राउडेड है, अब वहाँ से हट के दूसरी जगह पे जाओ, लेकिन दूसरी जगह भी डेवलप नहीं है। फिर आदमी क्या सोचता है कि यार उधर भी कुछ है नहीं, सच्चा यहीं पे काम कर लो। सो दैट इज़ वाई इकोनॉमिक्स रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इतना आसान नहीं रहता जितना उसके बारे में पढ़ना लिखा रहता है ना? सो दैट इज़ वाई हम बोलते हैं ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन रियल लाइफ में एकदम से उसको इम्प्लीमेंट करना, वैसे सॉल्व करना, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी इंडिविजुअल और एनी ऑर्गेनाइजेशन। इट विल टेक ईयर्स टू ट्रांसफॉर्म इट, राइट? नेक्स्ट है हमारे पास डिक्लाइन ऑफ cottage and small scale industries. So number of traditional village and cottage industries have declined over the years due to the change in demand preference and the emergence of more efficient modern industries. As a result, a large number of people have become unemployed. देखो डेफिनेटली हम इंडिया की हेरिटेज और कल्चर को बचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, इन सबको बूस्ट मिले। जो एक कारीगरी हमारे यहाँ की होती है कपड़ों की, उसको हम प्रोटेक्ट कर पाएँ, लेकिन वो महंगी बहुत होती हैं। नॉट एवरी इंडिविजुअल कैन अफोर्ड इट। सो दैट इज़ वाई लार्ज स्केल पर उसकी डिमांड नहीं आ पाती है। और आपको समझना पड़ेगा कि इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल होनी चाहिए, तभी एक इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे पास आता है। लोग ज़्यादा मॉडर्न एंड मशीन मेड गुड्स की तरफ ज़्यादा एक तरीके से फोकस करते हैं, बिकॉज इवेंचुअली वो उनके लिए थोड़ा सस्ता पड़ता है। हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें जहाँ पे ऑलरेडी लोगों के पास जॉब्स नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो कैसे ही इतना एक्सपेंसिव स्टफ को खरीदेंगे? तो एवरीथिंग इज अ साइकिल, राइट? सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। Done? Now we have faulty planning.
फॉल्टी प्लानिंग का मतलब है कि आप सोचते बहुत कुछ हो कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, पर होता ही क्या है, वो तो हमारे साथ भी होता है। तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वॉल्व है कि वो सोचते हैं कि ऐसा प्लान करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन कई बार चीज़ें वैसे तरीके से नहीं हो पाती। अगर जो प्लान है उसका हम लोग 70% भी अचीव कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन हार्डली 20 to 30% ही हो पाता है। So the plans could not stop the migration of the rural population into urban areas. The plans were unable to encourage use of labor-intensive techniques of agricultural and industrial production. The plans have failed to put up the due emphasis on employment-generating programs like development of dairies, fisheries, and poultry farming. Insufficient infrastructure facilities have greatly hampered the expansion of work opportunities. तो अगर हम प्लानिंग की बात करें, सबसे पहले तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को प्रमोट करने में हम हो चुके हैं फेल। ठीक है, हम एक तरीके से फेल हो चुके हैं कि हम लोग और भी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करें। हम फेल हो चुके हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे। सो वी हैव फेल इन दीज 3 क्राइटेरियाज। कौन कौन सी? लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को हम लोग प्रमोट नहीं कर पा रहे, हम लोग एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट नहीं कर पा रहे और डाइवर्सिफिकेशन को भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे। सो दैट इज वाई वी हैव फेल्ड ओवर दीज 3 क्राइटेरियाज व्हेन इट कम्स टू योर फॉल्टी प्लानिंग। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। डन? नेक्स्ट है हमारे पास इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग। So low priority has been given to the employment objective in the plans. There has been complete absence of any legal provisions to implement employment generating schemes. तो अगर हम स्कीम्स की बात करें, योजनास की बात करें, हमारे पास भर भर के योजना, तुम नाम लो, हमारे पास 4 योजना निकल के आ जाएंगे उस चीज़ के लिए, लेकिन उसका कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है उसके बारे में हम सभी जानते हैं कि जितना लार्ज स्केल पे उसका होना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन उतना नहीं हो पाता है ड्यू टू सम रीजन or political interference. It could be so many reasons for it. लेकिन somewhere we have lacked that capacity to generate that much of employment opportunities in India. So it doesn't matter कि आप कितनी भी schemes लेके आ पाओ, अगर आप 4 स्कीम भी लेके आओ लेकिन effectively लेके आओगे तो better है rather than bringing 400 schemes and not even implementing the 4 of them. Right? Next है हमारे पास low capital formation. So low rate of capital formation has hampered the growth potential in the agriculture and the industrial sectors. Consequently, job creation capacity of both the sectors have been affected adversely. तो क्या हो रहा है ना, एग्रीकल्चर हो चाहे इंडस्ट्री सेक्टर हो, दोनों से उतना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेशन हो नहीं पा रहा है कि हम उसको डिवाइड करें लोगों के बीच में। सो दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे ग्रोथ नहीं होगी तो लो कैपिटल हमारा फॉर्मेशन होगा तो आगे के लिए हमारे लिए आगे बढ़ना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, राइट? सो दैट इज़ वाई ये भी हमारा एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वाई देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट। टेक अ स्क्रीनशॉट। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वो कंपनी ढंग से फंक्शन नहीं कर रही तो धीरे धीरे रिसेशन की वजह से वो ले ऑफ्स करना शुरू कर देगी ना, क्योंकि जब वो खुद ही प्रॉफिट नहीं कमा पा रही तो दूसरों को वो कैसे प्रॉफिट देगी, कैसे सैलरीज देगी? तो एक लॉजिकल बात आ जाती है वो, राइट? अब हमने बात करी दिक्कतों की तो थोड़ी रेमेडीज के बारे में डिस्कस कर ले। रेमेडीज क्या होता है? सोल्यूशंस, व्हाट वी कैन डू फॉर इट, है ना, एक ट्रीटमेंट टाइप का। So the unemployment problem in India can be solved with the help of the following measures. आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? जो चीज़ें आपने वहाँ पे पढ़ी हैं, जो दिक्कत है उसी को पॉजिटिव सेंस में लेके आओ कि सबसे पहले तो हमें अपने जीडीपी को अच्छे से बढ़ाना है, लेकिन वो जॉबलेस ग्रोथ नहीं होना चाहिए, विद जॉब्स हमें बढ़ाना है। सेकेंड, ऑफ कोर्स वी नीड टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। देन वी हैव टू डेवलप द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड ऑल्सो द इंडस्ट्री सेक्टर। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हमें प्रमोट करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम बहुत बार बात कर चुके हैं। हमें स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स लेके आने चाहिए। इंप्रूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हमें करना चाहिए। सेल्फ क्रिएशन, हमें जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला क्रिएशन है, खुद से भी आप काम कर सकते हो, उसके लिए भी हमें प्रमोट करना पड़ता है, बिकॉज खुद से अगर हम काम करना चाहते हैं तो इनिशियल हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट, हम चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में भी काफ़ी हमारे पास चेंजेस आए, जैसे कि एनईपी आया है, लेकिन कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में दिक्कत आ रही है। एंड देन मैन पावर प्लानिंग, ये सारी चीज़ें हमें करनी रहेंगी। अभी डिटेल में पढ़ेंगे भी, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन? तो पहला है हमारे पास एक्सेलरेटिंग द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। एक्सेलरेटिंग का मतलब क्या रहता है? आगे बढ़ना तेजी से, है ना। सो द एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम
or the problem can be solved through the process of accelerated growth. Growth rate of GDP between 8% 9% are needed over the next 10 years to achieve a significant improvement in the employment situation. अगर हम बात करते हैं GDP contribution के लिए, कहीं ना कहीं अगर सबसे ज़्यादा contribution हमारे पास आता है तो वो सर्विस सेक्टर से आता है, लेकिन सर्विस सेक्टर में उतने लोग काम नहीं करते. हार्डली 10% लोग अगर काम कर रहे हैं तो आई वुड से दैट 60% पीपल आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर. सपोज अगर ये 10% कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब ये 10% के पास ही रिटर्न ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू द 60%. तो जस्ट बिकॉज सर्विस सेक्टर ज़्यादा एक तरीके से कंट्रीब्यूट भी कर रहा है जीडीपी में भी, लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि जो ग्रोथ हो भी रहा है तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन तक वो ग्रोथ पहुंच नहीं पा रही है. सो दैट इज वाई हम क्या बोलते हैं कि जीडीपी बढ़ भी रहा है तो जॉबलेस ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है. तो दैट इज वाई अगर जीडीपी बढ़ाना है तो ऐसा बढ़ाओ कि सबको फायदा मिले उससे. तो दैट इज वाई हम चाहते हैं कि हमारा इंप्रूवमेंट होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पे और वो हर लेवल पे होनी चाहिए. नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन. सो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन एक मेजर इशू हमारे सारे क्राइटेरिया में होता है. कोई भी आप सिचुएशन उठा के देख लो, उसमें पहला रीजन आएगा. सो हम लोग जब कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, स्पेशली इन इंडिया, राइट. सो द रैपिड ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन शुड बी स्लो डाउन सो दैट द एडिशनल जॉब्स क्रिएटेड डू नॉट फॉल शॉर्ट ऑफ न्यू एंट्रेंस टू द लेबर मार्केट. Therefore, it is necessary to adopt an effective and a meaningful population control policy like family planning programs. तो कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल पे अभी ध्यान नहीं देंगे तो आगे जाके चीज़ें और बुरी ही होने वाली है हमारे लिए. तो जो सिचुएशन में अभी हैं उससे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है. दैट इज़ वाई समवेयर वी नीड टू स्टॉप दिस कल्चर, राइट. टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ. Done? Okay. Next we have is the development of the agriculture sector. So, acceleration of agriculture growth is important to increase labor productivity and quality of employment for large number of the existing labor force. There is a need for agriculture revolution through improved techniques, extension of irrigation facilities, reform of land laws and increase in the public investment. तो जब मैं agriculture sector की बात करती हूँ, मुझे क्या क्या करने की ज़रूरत है? लैंड रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, बेटर टेक्नोलॉजी लाने की ज़रूरत है, इरीगेशन को लाने की ज़रूरत है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने की ज़रूरत है, उनके लिए लॉज बनाना जरूरी है ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, पब्लिक का इन्वेस्टमेंट भी उसमें हमें इंक्रीज करने की जरूरी है. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन डू फॉर द इंप्रूवमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. ये जो हमारे पास पॉइंट्स लिखे हैं उसको एक एक करके आप लिख दोगे, आपको एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे, राइट. नेक्स्ट है हमारे पास एनकरेजमेंट टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. सो स्मॉल स्केल सेक्टर नीड्स टू बी एनकरेज थ्रू मल्टीपल इनिशिएटिव्स लाइक लिबरल फाइनेंस, टेक्निकल ट्रेनिंग, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज. तो ये सारी फैसिलिटीज अगर हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली दे विल ग्रो. कौन कौन सी हैं? अगेन फिर से आप चाहते हो कि फाइनेंसिंग फैसिलिटीज उनको मिले. अगर पैसा नहीं होगा जेब में तो कोई इंडस्ट्री ढंग से फंक्शन कर ही नहीं सकती. सो दैट इज वाई लिबरल का मतलब होता है थोड़ा लीनियंट, फ्रीडम, राइट. तो हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा लीनियंटली उनको फाइनेंस मिल जाए, प्लस टेक्निकल ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जाए, रॉ मटेरियल्स उनको प्रोवाइड किए जाए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया जाए. तो इससे क्या होगा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगी. तो ये याद रखना है कि जब हम लोग एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हमें क्या चाहते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स आए, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटी जो है हमारी वो इंप्रूव हो, पब्लिक इन्वेस्टमेंट हमारा इंक्रीज हो जाए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाए, ठीक है. वहीं पे अगर जब मैं बात करती हूँ हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की तो यहाँ पे भी हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी में एक तरीके से हेल्प हो जाए, फाइनेंसिंग में हेल्प हो जाए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प हो जाए, ठीक है, एंड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स. तो ये सारी चीजें हो जाएं तो भैया बढ़िया हो जाएगा थोड़ा, राइट. टेक अ स्क्रीनशॉट ना. ऐसे पॉइंट्स में लिख के एक्सप्लेन कर दो एक एक लाइन में, मोर देन इनफ है, ठीक है. ओके. नेक्स्ट वी हैव इज इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर. जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं क्या क्या आता है उसमें? हेल्थ के लिए हो, चाहे एजुकेशन के लिए हो, चाहे एग्रीकल्चर के लिए हो,
चाहे इंडस्ट्रीज के लिए हो, सब सेक्टर्स की हम लोग बात करते हैं जब हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होना चाहिए. सो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अनेबल एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री सेक्टर टू प्रोड्यूस टू देयर फुल कैपेसिटी एंड दिस जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट. तो अगर ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाएगा तो बेटर चीज़ें होंगी, बेटर तरीके से आपका काम होगा, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी. राइट, नेक्स्ट है हमारे पास स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स. So the special employment programs which aim at providing wage employment or self-employment opportunities should be implemented. देखो कहीं ना कहीं हमें पता है कि सिंपल तरीके से तो काम नहीं हो पा रहा, सो वी विल हैव टू डू समथिंग स्पेशल, कुछ अलग हमें करना पड़ेगा. राइट, सो स्पेशल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब है कि और भी जो डिफरेंट वेज होते हैं, आप बोल सकते हो, आप प्रमोट कर सकते हो कि आप खुद का कोई बिजनेस खोलिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाइए, डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाइए. तो ऐसे आपको कुछ चीज़ें लेके आनी पड़ेगी जहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले. बिकॉज क्या होता है, जिसके जेब में पैसा नहीं हो, थोड़ा इंसान घबराता है कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, इसलिए लोग ज़्यादातर जॉब्स में करना चाहते हैं कि जॉब मिल जाए कोई भी बेटर है, बिकॉज बिजनेस करना आसान नहीं है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट एवरी वन कप ऑफ टी टू डू अ बिजनेस. इट इज़ अ क्रिटिकल जॉब टू डू. हर किसी की बस की बात नहीं है, तो हर कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता. तो डाइवर्सिफाई कैसे करना है, स्किल्स को कैसे बूस्ट करना है, ये वाले सेक्टर्स पे कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेट करने की हमें ज़रूरत है. राइट, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ. Okay. Next we have is the improvement of employment exchanges. So the employment exchanges spread all over the country are of great assistance in directing the job seekers to the possible areas of employment. The functioning of such employment exchanges should be improved. Employment exchange क्या होता है ना, एक तरीके से थर्ड पार्टी सिस्टम की तरह आप ले सकते हो, जहाँ पे उनके पास डेटा रहता है ना, जो जॉब सीकर्स है उनका डेटा रहता है, एंड जो लोग ऑलरेडी एम्प्लॉय सीक कर रहे हैं कि यार एम्प्लॉयर चाहिए, उनको आप उनको डेटा प्रोवाइड कर देते हो. कि आप समझो कि एक है जो जॉब ढूंढ रहा है, लुकिंग फॉर जॉब, वो एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके अपने डेटा को रजिस्टर करा देता है. फिर इस डेटा से मैच खाता हुआ अगर उनके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी होती है तो वो अपने जो जॉब ढूंढ रहा था उसको प्रोवाइड कर देते हैं. तो अगर हमारे पास एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रहेगा, अब क्या होता है इधर भी ना लोग घपला कर देते हैं, अगर एक उनके पास एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रहेगा तो वो लोग सही लोग को ढूंढ के सही जगह पहुंचा सकते हैं. लेकिन ये लोग भी अगर घपला कर देंगे तो कैसे ही काम चलेगा. राइट, सो द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री आर ऑफ ग्रेट assistance in directing the job seekers to the possible areas of employment, and the functioning of such employment exchanges should be improved. Next है हमारे पास creation of self-employment opportunities in India. So the government should provide various facilities like financial assistance, training of skills, supply of inputs, marketing of products बहुत ज़रूरी है. जब तक मार्केटिंग अच्छी नहीं होगी लोग आपके प्रोडक्ट्स को कैसे जानेंगे, कैसे खरीदेंगे, to generate more self-employment opportunities. क्लियर, इतनी बात हमें समझ आ गई. तो कहीं ना कहीं जब हम लोग बात करते हैं क्रिएशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की, वी आर टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं पूरे के पूरे सिनेरियो को और कैसे आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है, तो जब हम लोग बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, भैया आप अपनी मर्जी से छोटा सा कोई कैफ़े खोल लीजिए, अपना खुद पे कोई ब्यूटी पार्लर खोल लीजिए, कोई आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की एडवाइस देना शुरू कर सकते हैं, आप अपना छोटा सा यूट्यूब चैनल भी शुरू कर सकते हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स विच यू कैन डू. इवेंचुअली इट विल टेक टाइम, इन्वेस्टमेंट भी लगेगा, लेकिन आप खुद के मालिक रहेंगे. राइट, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ. डन स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट है हमारे पास रिफॉर्म ऑफ एजुकेशन सिस्टम. तो एजुकेशन सिस्टम के बारे में अगर हम बात करते हैं, अगर हम सही में अच्छे से स्टूडेंट्स को थोड़ा ना, जैसे कि हम कॉमर्स भी सीख रहे हैं, अब कॉमर्स में भी उनको आप रियल लाइफ अकाउंटेंसी के बारे में बताइए कि कैसे कैलकुलेशंस होते हैं, थोड़ा बहुत आप एटलीस्ट उनको इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि उनको लगे कि जो हम बुक में पढ़ रहे हैं और रियल लाइफ में हो रहा है उसमें कुछ तो सिमिलैरिटीज़ हैं, या कैसे प्रैक्टिकल तरीके से होता है. इकोनॉमिक्स में भी किस तरीके से बजट्स बनते हैं, कैसे फंक्शन करता है, बिजनेस स्टडीज़ में भी कैसे प्लानिंग होता है, कैसे सारी चीज़ें होती हैं, ताकि उनको आगे अपने करियर को भी चूज़ करने में आसानी हो. तो वी हैव टू मेक लाइफ ईजी फॉर देम, नॉट डिफिकल्ट फॉर देम. राइट, एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो उनको लाइफ के लिए प्रिपेयर करे, प्रैक्टिकली भी प्रिपेयर करे, नॉट जस्ट theoretically. Right, so the present system of education should focus on more vocational and work oriented skills. Educational facilities should be more diversified and sustained program of training is necessary.
to develop skills among the educated unemployed through special training और apprenticeship courses। तो कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज हों, वहीं पे वो इंटर्नशिप वगैरह भी ले रहे हैं, तो नाम की इंटर्नशिप ना हो, जहाँ पे वो काम करके सीखें, ऐसी जगह पे उन्हें काम करना चाहिए ताकि बाद में जाके वो चीज़ उनके लिए थोड़ा वैल्यूएबल रहे एंड उनको अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास मैन पावर प्लानिंग। सो द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ एजुकेटेड मैन पावर शुड बी forecasted and accordingly intake into different professions courses should be determined. As a result, excess manpower in market of educated labor will be eliminated. तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं, ह्यूमन इज अ रिसोर्स, वी हैव स्टडीड अबाउट इट। कैसे रिसोर्स बनता है? जब उसके पास ये सारी चीज़ें होती हैं। क्या क्या होता है? एस से हमारे पास होती हैं स्किल्स, ए से हमारे पास होती हैं एबिलिटीज, ठीक है, के से हमारे पास होता है नॉलेज, ठीक है, देन ई से हमारे पास होता है एक्सपर्टीज और ई से ही हमारे पास क्या होता है? एजुकेशन। अगर किसी ह्यूमन बीइंग के पास ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि वो एम्प्लॉय है या वो ह्यूमन है, वो एक रिसोर्स है। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास लोग हैं उसको सही तरीके से प्लान करना कि कौन से सेक्टर में कितने लोग होने चाहिए, कैसे डाइवर्सिफाई करें, ये सारी चीज़ें हमारे पास कहाँ आती है? मैन पावर प्लानिंग में आती है। हम एक तरीके से ये देखते हैं कि फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स किस सेक्टर में कैसे लोगों की है, तो वैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम भी हम फॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग इज प्लान। अगर मुझे समझ आ रहा है कि आने वाला टाइम पूरा AI बेस्ड है, तो कहीं ना कहीं हमें आज के कोर्सेज को भी उस तरीके से डेवलप करना पड़ेगा जहां पे उन्हें समझ में आए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AI टेक्नोलॉजी। तो इंटर रिलेटेड होना चाहिए ताकि जब वो बड़े होकर जब वो जॉब ढूंढे या किसी कोर्स में जाए तो उनको लगे कि हमने जो एजुकेशन लिए इतने 12 साल से वो काम किए, right? So the future requirements of educated manpower should be forecasted and accordingly intake into different professional courses should be determined, है ना? तो ताकि हम उसी तरीके से कोर्सेज भी डेवलप कर पाए and as a result excess manpower in the market of educated labor will be eliminated। दिक्कत ये है ना कि पढ़ लिखने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही। वो क्यों नहीं मिल रही? कि जो आप पढ़ लिख के आए उसका कोई रिलेशन नहीं है आपकी जॉब से। तो हमें ऐसा पढ़ना है जो आपकी जॉब से रिलेटेड हो, इसलिए मैन पावर प्लानिंग हमारे लिए जरूरी है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। डन? ओके। अब हम लोग ये भी जान लेते हैं कि अभी तक हम बहुत बोल रहे हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। नाउ लेट्स क्विकली गो थ्रू कि व्हाट गवर्नमेंट हैज डन इट, है ना? गवर्नमेंट ने क्या किया है? सो द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैटेगरी। सो द गवर्नमेंट हैज टेकन मेनी इनिशिएटिव्स to generate acceptable employment and ensure at least minimum safety and job satisfaction. Since independence, the union and the state government have played a very important role in generating employment opportunities for the people, and their efforts can be broadly classified into two categories. पहला क्या है? Government provides direct employment by employing people in the various departments for administrative purposes, and it also runs industries, hotels, transport companies, and hence provide employment directly to the workers. तो गवर्नमेंट क्या करती है? सीधे गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप काम कर सकते हो। सारे सेक्टर्स में गवर्नमेंट, ऐसे हो बैंक हो, इंश्योरेंस हो, हर सेक्टर में आपको गवर्नमेंट मिलेगा। चाहे MPPSC हो, UPSC हो, SSC हो, हर जगह आपको एक तरीके से गवर्नमेंट के जॉब्स मिल सकते हैं डायरेक्टली। आप एग्जाम दीजिए, इंटरव्यू क्रैक करिए, आपको मिल जाएगी जॉब। तो गवर्नमेंट एक तरीके से ऐसे जॉब्स अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है जहाँ पे डायरेक्टली आप गवर्नमेंट के थ्रू काम कर सकते हो, गवर्नमेंट के लिए काम कर सकते हो। तो पहला इनिशिएटिव ये हो गया हमारे पास, राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। सो फर्स्ट इनिशिएटिव क्या है स्टूडेंट्स? की डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिल जाता है बाय द गवर्नमेंट, क्लियर, इनटू वेरियस डिपार्टमेंट्स associated with government. Clear? Next we have, with the increase in the output of goods and services of the government enterprises, private enterprises providing raw materials to the government enterprises will also raise their output. As a result, the number of employment opportunities in the economy will increase, and this increase in employment is known as indirect employment. कई बार गवर्नमेंट हर जगह तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली एसोसिएटेड रहती है प्राइवेट एंटरप्राइजेस के साथ भी, तो उसके थ्रू भी अगर आपको जॉब मिल रही है तो एक बेटर चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, राइट? तो अगर हमारे गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रहे हैं तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड करती है ना। कॉन्ट्रैक्ट्स हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हम लेते हैं, तो इस तरीके से भी इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन आप गवर्नमेंट से रिलेटेड रहते हो, जहाँ पे गवर्नमेंट एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। तो ये हमारे पास सेकेंड सिनेरियो हो गया। पहला सिनेरियो क्या था कि गवर्नमेंट डायरेक्टली
आपको एम्प्लॉय कर लेती थी एज वर्कर। तो एक होता है कि गवर्नमेंट डायरेक्टली आपको एज ए वर्कर एम्प्लॉय कर ले, सेकंड होता है कि जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस रन कर रहे हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू आप एक तरीके से इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो, तो वो भी पॉसिबल है। तो ये हमारे पास दो तरीके हो जाएंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। So the employment generation programs. So the government has also implemented a number of employment generation programs like National Rural Employment Guarantee Act 2005, which is very, very important. प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, सिर्फ रूरल नहीं, हम लोग को अर्बन भी तो देखना है, तो दोनों के लिए रोजगार, रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट योजना। एंड द गवर्नमेंट एम्स टू एलिवेट, है ना, एलिवेट का मतलब क्या होता है, इरेडिकेट करना, हटाना पॉवर्टी को through such employment generation programs. All these programs aims at providing employment services in primary health education and rural shelter. क्लियर? तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हर तरीके से काम कर रहा है, ऐसा नहीं है, वो भी कोशिश कर रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन समवेयर उसके जो एफर्ट्स हैं वो लार्ज स्केल पे नहीं आ पा रहे हैं। तो ये जितने भी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट लेके आ रहा है वो चाहते हैं कि उससे हेल्थ कंडीशंस इंप्रूव हो, एजुकेशन सेक्टर इंप्रूव हो और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर भी हमारा कहीं ना कहीं इंप्रूव हो। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। डन? So these programs also aim to assist people in buying income and employment generation activities and assets, developing community assets and construction of houses and sanitation. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जब इनकम बढ़ाती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाती है, तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव होता है, विच वी ऑलरेडी नो, राइट? So now what we can conclude? So there has been a change in the structure of workforce in India. Service sector emerging as a prospective employer with the expansion of the service sector, newly emerging jobs, maximum jobs आपको service sector में देखने को मिलेंगी, right? And technological advancement हमें देखने को मिला है due to advent of the high technology, and now efficient small scale enterprises and individual enterprises work along with multinational companies. तो कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर बढ़ा है तो वो टेक्नोलॉजी का रोल तो प्ले करेगा ही। मल्टीनेशनल कंपनीज में आप लोग काम करते हो जहाँ का बेस हो सकता है कि मल्टीपल नेशंस में हो, उसका हेडक्वार्टर्स कहीं हो, लेकिन आप इंडिया में भी बैठ के काम कर सकते हो। सो ऑफकोर्स टेक्नोलॉजिकल सेक्टर, सर्विस सेक्टर कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा डेवलप कर रहा है। टेक अ स्क्रीनशॉट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन? आउटसोर्सिंग ऑफ वर्क। देखो आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, आउट का मतलब होता है बाहर, सोर्सिंग का मतलब जो आपके लिए काम कर दे, सोर्स, है ना, वो बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है मेरा यार होमवर्क का, वो मुझे सब बता देती है, तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि आप बाहर से काम करा रहे हो। आउटसोर्सिंग का मतलब ये है कि आपके एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास और इम्पॉर्टेंट काम है चीज़ें करने के लिए, लेकिन आपके पास ज़्यादा काम है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट काम है उस पर आप ध्यान नहीं दे पाते। जैसे कि कस्टमर सर्विस, आपको पता है कि हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, कैसे उसका कैंपेन चलाना है, एडवर्टाइजिंग, मैनेजमेंट, एवरीथिंग है, लेकिन कस्टमर सर्विस में ज़्यादा इंप्लॉइज लग रहे हैं। तो आपने क्या सोचा कि रादर दैन कि हम कस्टमर सर्विस का खुद का डिपार्टमेंट चूज करें, हम उसको आउटसोर्स कर लेते हैं ना, थर्ड पार्टी से बोल देंगे कि हमारी कंपनी का कस्टमर सर्विस बैकग्राउंड आपको संभालना है और वो कंपनी हमारी कंपनी से जुड़ी रहेगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ आउटसोर्सिंग। जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इसके जो बीपीओ सेंटर्स हैं अधिकतर आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे, जहाँ पे वो अमेजॉन के लिए काम कर रहे हैं एज अ थर्ड पार्टी सिस्टम, राइट? सो आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व्स contracting out an activity to an outside specially agency, sometimes situated even in other countries, which undertakes complete responsibility to handle it using its own manpower. For example, many companies have started outsourcing sanitation and housekeeping functions which were earlier performed by their in-house staff. पहले क्या होता था, पहले खुद से अगर हम बात करें कि हम लोग सिक्योरिटी सिस्टम की बात करें, पहले खुद से हम लोग को ढूंढते थे, एम्प्लॉय करते थे कि यार ये मेरा रेस्टोरेंट है, होटल है, इसका आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब क्या होता है, डायरेक्टली आपने एक ऐसी कंपनी को कॉन्टेक्ट किया जिसका काम ही ये है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, उसका काम ये है, तो आपने वहाँ से वहाँ के लोगों को आउटसोर्स कर दिया कि ठीक है अपने यहाँ से कोई भी 3 लोग भेज दीजिए जो मेरी कंपनी को देखभाल करेगा, जो सिक्योरिटी का ध्यान रखेगा। तो मैंने एक तरीके से आउटसोर्स कर लिया है। हाउसकीपिंग में होता है ना, सैनिटेशन के लिए होता है कि आपने देख लिया कि इस बिल्डिंग की साफ सफाई की जिम्मेदारी ये कंपनी की है, तो आप अपने एम्प्लॉयज ला के भेज दीजिए। तो हम एम्प्लॉयज खुद से चूज नहीं करते, वो कंपनी को हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, वो कंपनी आपके लिए हैंडल करती है। तो वो क्या होता है, मेरे पास आउटसोर्सिंग ऑफ वर्क, दूसरों को आपने काम दे दिया ताकि आप दूसरे जो इंपॉर्टेंट वर्क है उस पर आप ध्यान दे पाओ।
नेक्स्ट क्या होता है, वर्क एट होम. सो ड्यू टू चेंजेस इन द वर्क मेथड इट इज नाउ बिकम अ कॉमन प्रैक्टिस फॉर मेनी पीपल टू वर्क फ्रॉम देयर हाउस. इंटरनेट हैज बिकम एन अमेजिंग मीन फॉर द वर्क एट होम अपॉर्चुनिटीज. तो पहले क्या होता था कि हर एक चीज़ ऑफिस से होती थी, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड-19 ही हमें रियलाइज़ हुआ ऐसा ज़रूरी नहीं, आप घर बैठ के भी उतना अच्छे से काम कर सकते हो. और कहीं ना कहीं ऑफिस का भी जो खर्चा होता है मेंटेनेंस का वो भी कम हो गया बिकॉज एम्प्लॉयर वर्किंग फ्रॉम देयर होम. सो दैट इज वाई वर्क फ्रॉम होम को काफ़ी प्रमोशन देखने को मिला है. राइट, टेक अ स्क्रीनशॉट. आउटसोर्सिंग इज अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. राइट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. ओके. More employment in informal sector. So the nature of the employment has become more informal with only limited availability of the social security measures to the workers. आजकल क्या होता है कि जो पहले एक सोशल बेनिफिट्स मिल जाते थे ना लोगों को, आजकल वो फॉर्मल सेक्टर में भी कहीं ना कहीं कम हो गया और इनफॉर्मल सेक्टर में तो फिर कम होने ही होने हैं. और ये चीज़ हमने कहीं ना कहीं देखी है कि पहले पेंशन वगैरह का भी ज़्यादा अच्छा सिस्टम था, आजकल नहीं है, है ना. आजकल बोलेंगे आपका जो EPF है आप वो लेके जाइए, बस उतना ही मिलेगा. राइट, सो द नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम मोर इनफॉर्मल विद ओनली लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स टू द वर्कर्स. नेक्स्ट है हमारे पास ग्रोथ इन GDP बट नॉट इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. ये क्या बताता है कि आपकी जो कंट्री की ग्रोथ है वो जॉबलेस ग्रोथ है, कि ग्रोथ तो हो रही है लेकिन उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लोगों को नहीं मिल रहा है. In the last 2 decades, there has been a rapid growth in the GDP of India. But without simultaneously increase in the employment opportunities, it has forced the government to take up initiatives in generating employment opportunities, particularly in the rural areas. तो हमारा GDP टॉप नॉच चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, अच्छी स्पीड पर बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में नहीं देखने को मिल रहा है, जो एक मेजर इशू बन के रह गया है इंडिया डेवलपमेंट के लिए और इंडिया की गवर्नमेंट के लिए. तो इसलिए इंडिया की जो गवर्नमेंट है काफ़ी फंक्शन करने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से रूरल एरिया को डेवलप किया जाए, कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आएँ ताकि धीरे धीरे हर एक चीज़ शिफ्ट होकर अर्बनाइजेशन की तरफ भी बढ़े और मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी बढ़े. क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ. अ ग्रोथ विदाउट जॉब इज बेसिकली अ जॉबलेस ग्रोथ. राइट, डन स्टूडेंट्स, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ. ओके, तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का सेशन, जहाँ पे बहुत अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया है पूरा पार्ट 2 पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका रिवीजन, जहाँ पे हमने देखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड थोड़ा बहुत जो हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर का पूरा इन्फॉर्मलाइजेशन वाला पार्ट था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है. तो कैसा लगा आपको आज का सेशन, बिल्कुल मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना. आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, आई विल बी देयर फॉर योर हेल्प. तो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक. वहाँ पे जो डिफरेंट कोर्सेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं आपको डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स के, दैट इज बेसिकली और MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज क्लासेस स्टूडेंट्स वी ऑल्सो प्रोवाइड यू 3 स्पेशल कोर्सेज लाइक वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे. तो बिल्कुल आपको यहाँ पे हमारे साथ बने रहना है. एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड ई-नोट्स एंड ई-बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं. स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे आपको फॉलो करना है, चाहे वो हमारा फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, व्हाट्सअप हो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल ही मिस ना हो. स्पेशली जब हम 12th स्टैंडर्ड में, तो कोई भी रिस्क लेना ही नहीं है. और मैं मिलती हूँ स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब भी आपको अच्छे से पढ़ के आना है आगे वाले हमारे पूरे कोर्स का. राइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.